नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन अपर्चर स्टूडियो में। तो आज हम चौथा एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर है। थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ, थोड़ी सी इसमें देरी हुई क्योंकि फेब मंथ थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहा हमारा भी और हमारे जो भी अतिथि आने थे उनका भी। तो आज चौथा एपिसोड हमारा है और आज हमारे पास खास मेहमान, जो जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा सोशल वर्कर, कोई ऐसा ट्रेनर जिसने सच में वाकई समाज के लिए कुछ योगदान दिए हैं और किस फील्ड में योगदान दिए वो आप ज़रूर आज इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद है हैप्पी वर्मा जी। इनका असली नाम मनोज वर्मा है। हैप्पी वर्मा जी के नाम से इनके पेजेस है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और इनके कंट्रीब्यूशन क्या है उस बारे में आज बात करेंगे। और जो लोग इनको ऑलरेडी फॉलो करते हैं उनको जानते ही है, लेकिन आज हम बातें इनसे सिर्फ इनकी ट्रेनिंग, इनके जो इनके पास कंटेंट है उसके बारे में ही नहीं, बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। हैप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिवाइन अपर्चर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने अपना समय दिया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। हैप्पी जी, देखो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। जी जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे चैनल पे जो आपको नहीं जानते। जी जी जी। ठीक है। जी जी। तो हम वैसे हमारा हिमाचल का ये चैनल है, लेकिन हिमाचल के बाहर के भी लोग हमसे जुड़े हैं जो आपको देखते हैं। जी। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी भैया, मैं मूलतः हिमाचल के सिरमौर से बिलोंग करता हूँ। पझोता में छोटा सा गांव है लिव कुफर, तो मैं कुफर गांव से हूँ। और पिछले 10-12 सालों से मैं अभी सोलन में अपनी योगा एकेडमी रन कर रहा हूँ। तो अभी तो इतना ही है भैया, अभी देखते हैं, कोशिश में लगा हूँ, आगे फिर सफर कहाँ तक जारी होता है। जी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इनकी जो जर्नी है, इन्होंने तो इंडिविजुअली स्टार्ट करा, कोई गुरु नहीं। आज की डेट में इनके पास डिफरेंट रीजन में इनकी बहुत सारी एकेडमीज है, बहुत सारे इनके ट्रेनर्स हैं जो काम करते हैं इनके लिए। इस बारे में भी आज बात करेंगे। तो हैप्पी जी, इसी कड़ी में आगे ये शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे जस्ट पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये आपके फैमिली के बारे में पूछूंगा कि जब भी हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं कि हमारा फैमिली का एक होता है, हमारे पीछे योगदान होता है। जी। तो आपको फैमिली में कितना सपोर्ट मिला और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस योगा फील्ड में आने के लिए? जी भैया, देखिए, अभी अगर मैं बात करूं जर्नी की, तो भैया हमारा गांव परिवेश इस तरह का है कि मैं ये समझता हूं, ना केवल हैप्पी वर्मा, कोई भी नौजवान हमारा जो गांव से संबंध रखता है, उसकी जर्नी लगभग सेम सेम मुझसे मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि आप गांव का परिवेश अगर देखोगे तो गांव में छोटे बच्चे खेत खलियान में खेलते कूदते हैं, भाग दौड़ करते हैं। स्कूल गांव से थोड़ा दूर है, हर जगह ये पूरे हिमाचल में ये लगभग। तो इस करके जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो बहुत ज्यादा होती है भैया। तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं फिर थोड़ा सा ना फिजिकल एक्टिविटी में मेरी जो प्रतिक्रिया थी, वो मैं थोड़ा ज्यादा रुचि लेता था फिजिकल एक्टिविटी में। फिर फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स का कर रहा हूँ, अगर हल भी जोत रहा हूँ खेतों में, वो पूरा ध्यान से। अगर स्कूल जा रहा हूँ, सबसे लेट जाऊंगा, सबसे पहले पहुंचना है। तो मतलब जो फिजिकल वर्क है उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी अपनी, तो इस करके शायद इस फील्ड में आना हुआ। तो आप सांकेतिक रूप से आपको शुरू से ही लग चुका था कि आप कुछ डिफरेंट करोगे। जी जी जी। पढ़ाई में आप कैसे थे? भाई साहब पूछो मत, पढ़ाई में अपना कभी रहा ही नहीं। मतलब कोई रुचि कभी अंदर से भाव ही नहीं आया कि मुझे पढ़ना भी है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कल भी आज भी हमेशा तैयार है। तो उस वक्त जिस दौर में आप रहे हो, आई थिंक 90s जी 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 के दौर वो था। जी जी। उस दौर में हम देखते हैं अमूमन गांव में जो स्कूल्स होते हैं उसमें लोग उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा स्कॉलर है, अच्छा पढ़ता है, इसकी कोई जॉब लगेगी, प्राइवेट जॉब लगेगी। जी। आपके लिए जैसे एकेडमिक आपका उतना स्ट्रांग नहीं था, तो पेरेंट्स का भी कुछ रहा होगा कि पता नहीं है कुछ लाइफ में कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त आपके माइंड में कुछ था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी या मैं कुछ क्या करूंगा लाइफ में? नहीं भैया, उस समय तो ये था कि मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो हमें तो ये जीवन यापन के कुछ नियम भी पता नहीं कि पैसा कमाना है या मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है या ऐसे घर गाड़ी बंगला, ध्यान ही नहीं। हम प्रकृति में लीन, उसी में व्यस्त, उसी में मस्त।
अपना कभी था ही नहीं। अभी मतलब मैं अभी 28-29 की एज में आके मैंने पैसा कमाना या सोचा, ऐसा विचार आया मन में, और कमाया तो अभी तक नहीं है, पर ऐसा भाव आया कि कुछ कर लेना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है आपकी जब शादी होगी जी तो ही आपका विचार बनेगा कि पैसा भी कमाना है। तो जी दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी हम बता दें कि ये जो इन्होंने अपना बैकग्राउंड जो बताया, तो एक एज होती है जहाँ पे इस सर्टन एज के बाद, आज की डेट में तो मॉडर्न जी एज के सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पे सारे हैं, लाइटिंग स्पीड में सब कुछ अवेलेबल है, एआई जी का ज़माना है। जी तो पेरेंट्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा, क्या या बात। इसको किस तरह की एकेडमिक एजुकेशन देनी है, या इसको किस तरह की फील्ड में हमने डालना है, या स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एकेडमी में भेजते हैं लोग। जी आपके पास भी वैसे ही जी स्टूडेंट आते होंगे। जी 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 तो कभी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपकी यंग एज में जी कि आपको बोला हो कि आप इस चीज़ की तैयारी करो? जी भैया, मतलब योग फील्ड की बात कर रहे हो आप भैया? ये तो शुरू से ही था, क्योंकि मैं अपने 7 या 8 साल की एज से मैंने योग अभ्यास कह लो या फिजिकल एक्टिविटी कह लो, मतलब इस तरह से मुझे पता तो नहीं था जब मैं आसनों की प्रैक्टिस करता था कि ये आसन है, क्योंकि उस समय व्यवस्था ऐसी कि गांव में सड़क भी नहीं थी भाई साहब, ना कहीं से न्यूज़पेपर आ पाया आप तक, घर में टीवी नहीं है, फोन तो थे ही नहीं उस टाइम पे। तो व्यवस्था ऐसी थी कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो योग का पार्ट है। मैं कहीं हाथों पे वॉक करना शुरू कर दिया बड़ा बहुत बचपन में ही, और सिर के बल खड़ा होना शुरू कर दिया। मुझे क्या मालूम शीर्षासन है, मुझे पता ही नहीं। तो गांव के कहीं कुश्ती देख के आ गए, तो वहां पे कोई हाथों पे ऐसे चलते हुए कोई करतब कर रहा, तो मैं भी करने लग गया। वो तो बाद में धीरे धीरे आके समझ आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये योग का पार्ट है। और किसी ने, आप जैसा कोई बुद्धिजीवी इंसान मिल गया, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आप जो कर रहे हो वो एक बहुत बड़ी चीज है, और इसको तराशो, इसको निखारो। तो जाके जागृति आई मन में कुछ करने की। तो दर्शक समझ रहे होंगे कि जो टैलेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकेडमिक तौर पे मिले। प्रैक्टिकली जो टैलेंट होता है वो नेचुरल होता है, वो इनबॉर्न होता है, वो आपको एक ब्लेसिंग्स होती है जो मिलती है। जी इसी से एक बात याद आई कि सचिन तेंदुलकर, जी सबको जी पता है, जो इंडिया के क्रिकेटर रहे हैं, जी जी तो वो एक 10वीं कक्षा में वो फेल हो गए। जी तो उस वक्त उनके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई होगी कि पढ़ने में अच्छा नहीं, उनके पेरेंट्स को भी किसी ने जी कोसा ही होगा जी कि जी आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। जी तो लेकिन उसको सचिन तेंदुलकर बनना, तो आज बिल्कुल की डेट में महाराष्ट्र बोर्ड में जी 10th क्लास में उन्हीं के नाम से एक चैप्टर है। चैप्टर है। जी जी तो कहने का मतलब है कि हैप्पी वर्मा जो आज की डेट में जो इन्होंने मकाम हासिल किया है, एक टाइम पे इनको भी बहुत लोगों ने कोसा होगा, जी एक टाइम पे आपके भी बहुत सारे स्ट्रगल रहेंगे। तो जी उसी में से कोई आप स्ट्रगल बताना चाहो कि कैसे इस फील्ड में आने के लिए, जी क्योंकि आज तो सब कुछ आपके पास है, जी लेकिन फिर भी उसके पीछे की जो कहानी होती है जी वो सब लोगों को नहीं पता होती। जी 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 उस बारे में थोड़ा बताइए। जी भैया, अगर मैं बताऊं तो बचपन, मतलब ये ना स्ट्रगल किश्तों में आया है कि बचपन में पैमाने कुछ और थे स्ट्रगल के। जैसे स्कूल जाना स्ट्रगल लगता था, 18 किलोमीटर स्कूल दूर है, तो वो, अब आप कल्पना करो उस समय पे वो स्ट्रगल लगता था। क्यों? स्कूल जा रहे हैं, लेट पहुंच रहे, उधर फिर पिटाई भी हो रही है, उसका बोझ इतना दिमाग में कि पढ़ने का मन ना हो। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, तो फिर मैं 10वीं में अपना कंपार्टमेंट ही नहीं तोड़ पाया, वो एक अलग स्ट्रगल, और मैं फेल पे फेल हुए जा रहा हूं। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगल महसूस होता था। फिर उसके बाद घर में आना, तो भाई साहब चलो जी पशु के पास ड्यूटी लगी हुई, वो उस समय के लिए वो स्ट्रगल। फिर जब लाइफ में आगे बढ़े, फिर सोलन जैसे शहर में आके यहाँ के स्ट्रगल कुछ और ही रहे। फिर वो आर्थिक तंगी कह लो या कुछ भी, तो ये किश्तों में चला भैया। ये जीवन में मतलब घटा नहीं है ये, मतलब 30 की एज तक तो ये बढ़ता ही रहा है। जी तो जैसे आपने बात की कि अमूमन हम देखते हैं हिमाचल में बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, जी कुछ कमाई करने, कुछ +2 के बाद। जी फाइनेंशियली अभी आपने एक बात छेड़ी कि फाइनेंशियली जो कंडीशन होती है, जी हमारे अपर हिमाचल ले लो या सिरमौर वाली बेल्ट जो जी जी जिस जी बेल्ट से आप आते हो, जी जी तो बहुत सारे अभी भी किसान परिवार है जो जी खेती पे निर्भर है, या बहुत सारे ऐसे, लेकिन सबका एक ड्रीम होता है कि उनका बच्चा जी सिटी से पढ़े या सिटी में एजुकेशन ले या कोई जी एकेडमिक एजुकेशन ले। जी तो वो भी एक तरह का एक स्ट्रगल ही होता है, फेस ही होता है। जी फाइनेंशियली हिंड्रेंसेस आती है, दिक्कतें आती है, जी ठीक है, जी उसको आपकी लाइफ में भी आई होगी, उसको ओवरकम कैसे किया आपने, वो उसको कैसे मैनेज किया आपने? जी भैया, मैं सच बताऊं, मैं तो अभी तक नहीं कर पाया, पर फिर भी अब ये शायद ये कह लो कि योगी का स्वभाव होता है कि समय अच्छा रहा, समय बुरा रहा, हमने स्वीकार किया। हमने जब बुरा रहा तो विरोध नहीं जताया, अच्छा रहा तो हमने आनंद में, ऐसे नहीं कि पागल हो गए। फिर
मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ ठीक है, हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष है, वो तय है होना। पर जब मुझे अपेक्षा जो गांव का संघर्ष मेरा था, 15 साल की एज के बाद में फिर मतलब मेरा जब स्कूलिंग में फंसता ही जा रहा था, मेरी 10th की कंपार्टमेंट ही नहीं टूट रही थी, तो फिर मेरे फादर साहब ने ये तय किया कि इसको ना थोड़ा शहर के स्कूल में कहीं क्या पता अच्छी कोचिंग दिला के, अच्छी ट्यूशन दिला के। और भाई साहब हम करे तो तब ना आर्थिक तंगी तो थी उस समय पे, वो तो जाहिर है, और मैं समझ पा रहा था, तो मैं ना बोझ नहीं बनना चाह रहा था फादर साहब पे। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जो भी कमाऊंगा वो मैं खुद के दम से कमाऊंगा। उस सिलसिले में जब मैं कमाने निकला तो मुझे समझ आया कि भाई साहब इंजॉय हम तब तक कर सकते हैं अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपने खुद कमाना है तो बड़ी दिक्कत आती है, और उसके बाद काफी दिक्कत आई। मतलब मैं अगर शब्दों में बयां करूं भाई साहब, ये समझ लो आपकी अपने पास बस आने जाने के लिए किराया भी नहीं, खाने के लिए केला भी ना खरीद पाऊं, ऐसा समय मैंने सोलन में देखा है। वो तंगियां तो रही, पर मेरा जो ये योग फील्ड में था या फिटनेस में कह लो आप, ये संघर्ष ना मैंने छोड़ा और ना मैं छोड़ सकता था उस समय, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। जो मेरा गांव है वहां पे पानी नहीं है सिंचाई के लिए ना, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था। जैसे अभी आपने कहा कि सिरमौर में, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ ये बात, सिरमौर में बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारी। जैसे जमीनें तो है पर पानी नहीं है खेतों में, अभी सड़कें कई कई गांवों तक अब पहुंच रही है, बिजली अब पहुंच रही है। तो जब बेसिक सुविधाएं नहीं है तो बाकी तो ये योग जैसे फील्ड में आना, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस क्षेत्र में रह के। जी हैप्पी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यूजुअली हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स का जब तक हमारे साथ रहता है साया इन द सेंस कि आपको फाइनेंशियली आप फ्रीडम जी। एक बच्चे की आप अगर एग्जांपल लेते हैं बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो छोटा बच्चा तब तक वो निश्चिंत है जब तक उसके पेरेंट्स उसके लिए कर रहे हैं। जी इवन अगर वो होमवर्क भी उसको है तो उसकी टेंशन नहीं है, उसके पेरेंट्स की टेंशन है, पेरेंट्स की टेंशन, उसको कुछ लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। बट एक फेज के बाद जैसे आपने कहा कि जब आपने ये कहा कि मैं अब खुद कमाऊंगा तो रियल जो स्ट्रगल है जी वो समझ आता है। तो उस वक्त ना अपने पेरेंट्स के लिए भी इज्जत और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल देखे अपनी लाइफ में, अब तो फिर भी मतलब पैसा कमाना आज की डेट में ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी मतलब आप कुछ भी काम कर सकते हो एक यंग एज में। बिल्कुल। उस वक्त के जो दौर थे जहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं, मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, इंटरनेट का जमाना नहीं था, ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती थी, बसेस एक आध चलती थी। बिल्कुल। तो हमें इस बात को कहने का मकसद यही है कि जो अपने पेरेंट्स हैं उनका स्ट्रगल कभी ना भूले। भले ही आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक जो रिगार्ड उनके लिए होना चाहिए, एक जो ग्रेटिट्यूड उनके लिए होना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। हैप्पी जी, अगला क्वेश्चन आपसे, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड पे है, वो चाहे कोई आज इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहे हो। बिल्कुल भैया। तो कोई ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आप दिखाना चाहो दर्शकों को कि जिससे लोग सच में इंस्पायर भी हों और आपके बारे में और भी थोड़ा कुछ जाने। जी भैया, मुझे तो ये लगता है कि जो भी स्ट्रगल था ना वो तो हमारे बुजुर्गों ने किया, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि हमारे सिरमौर से पीठ में अदरक की बोरी लाद के शिमला शहर पहुंचाना, स्ट्रगल तो वो था। हमने फिर भी, हाँ आज की जनरेशन के लिए मैं ये समझ सकता हूँ कि जितना मेरे साथ हुआ है, जो बीता है, वो उन आने वाली जनरेशन के लिए स्ट्रगल रहेगा वो। और हमारे सिरमौर में एक से बढ़कर एक अभी भी नौजवान है जो संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। जब हम आज आपस में बात कर रहे हैं, विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो अभी भी कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी कोई कंपनी में खड़ा है, अभी भी कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है अपनी। तो पर मैं ये समझता हूँ कि जैसे सपोज दैट मेरे पास ना कई बार भैया ना ऐसे बस के लिए किराया नहीं होता था, तो मैं यहाँ से रनिंग करके सिरमौर चला जाता था, रनिंग कर सिरमौर जी पैदल जाते। हाँ जी। तो ये 3-4 बार मैंने ये मतलब ये कारनामा हो गया। अब लोगों को लगता है कि शायद क्योंकि मैं साथ में आर्मी में जाना चाह रहा था, तो उसकी अपनी तैयारी भी चली थी। तो अब हुआ क्या कि जब मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ रनिंग यहाँ भी तो कर ही रहा हूँ, फोटो ग्राउंड में मैं दौड़ते हुए, मैंने कहा क्यों ना घर चल पड़े अपने। तो ऐसा कई बार हुआ कि किराया है नहीं, तो चलो भाई रनिंग करते हुए घर पहुंच गए। अब ये किसी के लिए स्ट्रगल हो सकता है, किसी के लिए आनंद हो सकता है, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस भी हो रही थी साथ में। तो ऐसी काफी सारी चीजें हुई है भैया। तो ये मैंने उसमें से एक छोटा सा किस्सा आपको सुना दिया जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज की जनरेशन को अगर कोई ये बताए कि आपको यहाँ से सिरमौर पैदल जाना है, जी तो पहले तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जी ठीक है, फिजिकली प्रिपेयर होना दूसरी बात होती है कि आप जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो। बिल्कुल जी। तो आपने बात कही कि आप इतना फिजिकली फिट थे और आप ये सब करते थे, तो कभी आपने सोचा कि आप कोई ऐसा कोई इंटरव्यू निकालो, कोई पुलिस का इंटरव्यू है या कोई और ऐसी सिविल सर्विसेज या कोई ऐसी सर्विस में आप जाओ जहाँ पे फिजिकल
एजुकेशन काम आए? भैया तो मेरा मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे आर्मी में जाना है। मुझे मतलब आप ये भी समझो कि शायद उस समय पे ना देशभक्ति भी नहीं, उस समय पे नीड थी कि चलो पैसा कमाना है, मतलब ये समझ के। तो ये तो अब समझ आता ना कि चलो हम बेशक हम उतने उस लेवल के देशभक्त नहीं है, पर एक इमोशन क्या होता है अपनी कंट्री के प्रति, वो समझ आता है आज की डेट में। उस समय मैं आर्मी में जाना चाह रहा था और मेरा बड़ा ये अंदर से दृढ़ संकल्प था कि मुझे आर्मी में जाना है हर हाल में। और मैं 8 भर्तियां दी भाई साहब, मैं रिटर्न में निकल ही नहीं पाया। मैं फिजिकली तो रनिंग बहुत अच्छी करा, पर दिमाग से पैदल भाई साहब मेरा रिटर्न ही नहीं निकल रहा था। और क्योंकि मेरी जो इच्छा थी ना वो इतनी प्रचंड थी, उसके बाद भी मेरा सौभाग्य कि मैं आर्मी वालों के साथ 9 महीने रह के आया, और वो भी मेरी ड्यूटी थी कर्नल के साथ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को आप सच में चाहो और पूरे मन से चाहो तो वो चीजें कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको जरूर टकराती है जीवन में। जी। तो अभी जो हैप्पी जी ने कहा है, इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप में टैलेंट है तो टैलेंट किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। टैलेंट होना आपको स्किलफुल बनाता है, आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, वो चाहे पैसा कमाना हो, वो चाहे अपनी इमेज बनाना हो। जी। तो हैप्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें अभी तक हमारे साथ शेयर करी। आपसे अगले क्वेश्चन, अब थोड़े दूसरे सेगमेंट की तरफ हम आते हैं। जी भैया जी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हैप्पी जी से हम पूछने जा रहे हैं इनकी एकेडमी के बारे में। तो जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं इनकी एकेडमीज है और बहुत सारे इनके पास स्टूडेंट्स हैं। यहाँ हम सोलन की बात करें तो सोलन के जो टॉप शॉट्स है, वर्मा ज्वेलर, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पास यहाँ पे एकेडमी में आते थे। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हैप्पी जी, ये कैसे शुरुआत हुई, आपका पहली एकेडमी कहाँ थी, तो किन किन लोगों का आपको उस वक्त योगदान मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा? भैया जब मैं सोलन आया तो सबसे पहले तो मुझे यही नहीं मालूम कि मैं शुरू करूं तो करूं कहां से, क्योंकि घर का मैं पहला बच्चा जो शहर निकला, और मुझे यही नहीं पता मैं जो कर रहा हूं वो योग है या मुझे समझ ही नहीं आ रही अब इस चीज की, ये परिपक्वता में कहीं आ ही नहीं रही ये चीजें। तो मैं ठोडो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। ठोडो ग्राउंड में रनिंग करते 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 एक दिन मेरी मुलाकात हो गई, स्पोर्ट्स में है बहुत तकड़े, रानी है उनका नाम, रानी दी, अभी वो यहाँ पे महिला सदर थाना में सोलन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने अवगत करवाया, एक हरियाणा से भैया है, चौधरी भाई उनका नाम है, तो उन्होंने वो मुझे अपने जिम लेके गए कि आपको वहां पे, क्योंकि मैं ठोडो ग्राउंड में आर्मी वालों को ट्रेनिंग देता था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ आके ना योगा सिखाओ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आके सिखाते हैं। तो इस तरह से मेरा ना वो एक तरह का ये समझ लो आप कि मैं इस फील्ड में उतर गया कि एज ए ट्रेनर, एज ए योगा टीचर मैंने अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे चीजें ऐसी बदलती गई कि फिर बाद में मैं वर्मा ज्वेलर से मिला, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर शहर के काफी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई मेरी। फिर डोर टू डोर जाके मैंने योगा सिखाया। एकेडमी तो बहुत लेट मैंने शुरू की भैया, मतलब लगभग 1.5 साल मैंने पहले घर जाके क्लासेस दी है लोगों को शहर के अंदर। जी भैया। तो हैप्पी जी, जैसे आपने कहा कि सोलन में आके एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए, ऑब्वियस सी बात है, जो गांव से आप आए हैं। जी जी। फाइनेंशियली कोई ऐसा आपके पीछे बैकग्राउंड आपका नहीं था कि कोई फाइनेंशियली आपका कोई सोर्स हो या कुछ हो? जी। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी हिंड्रेंसेस, बहुत सारी समस्याएं उस पर आती है। जी। ठीक है, तो आपकी जो पहले स्टूडेंट्स रहे, जी, तो जरूरी होता है जब एक मोटिवेशन आपको तभी मिलती है कि आपके स्टूडेंट आपसे सीख रहे हैं। जी जी। और आपने बीच में कहा कि आपको पता ही नहीं था कि डिफरेंट क्या है योगा में और जो आप करते हो उसमें। ठीक है, आप कर रहे हो पर आपको उसका नाम नहीं पता कि ये योगा ही है, पार्ट ऑफ योगा ही है। जी। तो इस फील्ड के लिए कोई गुरु आपका रहा कि जिसने आपको बताया हो कि अगर आप इस चीज को इस तरह से करोगे तो ये योगा की एक फॉर्म है? जी जी जी। तो बड़े भाई, सबसे पहले जब मैं बचपन में अभ्यास करता था, तो और मैं ये समझता हूं और मैं पूरा दावे के साथ ये कह सकता हूं, आज की डेट में भी अगर कोई सच में अगर कला में उतर रहा होगा, उसे कहीं ना कहीं संकेत प्रकृति दे रही होगी। मैं अपना गुरु प्रकृति को मानता हूं। जितने भी संकेत प्रकृति के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए, मैंने उन सबको फॉलो किया। और कहीं ना कहीं जैसे मैं बंदर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते हुए देखता था बचपन में, पशुओं के पास रहता था जंगल में, तो मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि भाई साहब हमारे भी कुछ हाथ वैसे जैसे पंजे बंदर के, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं।
इस चक्कर में मैंने ट्राई किया भी, कई बार मेरी पीठ भी बजी, कई बार टांगे टूटने से बची। तो ये संकेत होता था प्रकृति। अब कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते का स्टेमिना ऐसा कि आदमी कहाँ कंप्लीट कर पाएगा एक डॉग को, तो मेरी रनिंग कुत्तों के साथ हो रही है। मैं जंप कर रहा हूँ पेड़ में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कर रहा हूँ, इस तरह की एक्टिविटी जो प्रकृति में। अब वो धीरे 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 जब मैं अपने आप को तराशता चला गया, तो मुझे समझ आया कि भाई साहब, इसको एक बहुत खूबसूरत रूप दिया जा सकता है अगर किसी गुरु का सानिध्य मिले। तो दुर्भाग्य मेरा वो तो नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, पर बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे आप जैसे मजे हुए लोगों ने मुझे ये राय दी कि आप पतंजलि चले जाओ, जहाँ पे स्वामी रामदेव जी योग सिखाते हैं। तो जीवन के मतलब ये समझो कि मैं अभ्यास के मेरे 10 साल बीत चुके थे, उसके बाद मैं पतंजलि गया, तो और थोड़ा सा वहां से मार्गदर्शन लेके फिर वो थोड़ा सा अपनी एक अंदर एक सोच आई कि नहीं, इस तरीके से समाज के उत्थान के लिए इस फील्ड में कार्य किया जा सकता है, तो एक विचार बना। अदरवाइज गुरु कोई रहा नहीं है बड़े भाई जी। तो इसलिए गुरु का महत्व भी बताया गया है। स्टार्टिंग से ही गुरु की एक जो परंपरा होती है वो बचपन से रहती है जी पहली गुरु जो शास्त्रों में भी कहा गया वो हमारी माँ जी माँ को गुरु का दर्जा दिया गया है। जी उसके बाद आपके एकेडमिक गुरु होते हैं, उसके बाद जी। कोई भी गुरु आप बनाते हो, वो चाहे जी। स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वो चाहे आपके जी कोई भी आपके करियर में, आप जी किसी भी प्रोफेशन में, उस पर भी आपको गुरु की जरूरत जी। पड़ती है। जी तो एपी जी, आपने कहा कि आपकी एकेडमिक उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जी। प्रैक्टिकली आप इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे कि जी। एकेडमी के साथ साथ आपने कहा कि आर्मी वालों को भी आप ट्रेन करते थे। जी जी ठीक है, तो जी। जरूर कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि ये अगर एकेडमिक भी मेरा थोड़ा स्ट्रांग होता, जी, अगर जी। मैं पढ़ने में भी अगर उस वक्त जी अगर इस फील्ड में थोड़ा मेरा, जी। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ग्राउंड टेस्ट आपके सारे क्लियर हुए और जी। रिटन टेस्ट में आप रह हाँ, जाते, रिटर्न में रह जाता तो था। ये कहीं ना कहीं एक मलाल रहता था इस चीज का कि यार थोड़ा जैसे अगर ये होता तो मैं आज इस मुकाम पे होता। जी, शुरू में तो ऐसा भाव आता था कि मैं आर्मी में कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। शुरू में ये ख्याल आते थे, पर भाई साहब मैं सच बताऊं, जब मैं आर्मी वालों के साथ रहा ना, तो वो ख्याल मुझे बड़ी खुशी हुई। बाद में मुझे ये लगा कि नहीं, ठीक हुआ जो नहीं निकला। ट्रेनिंग इतनी टफ होती है उनकी आगे, और पर दुख मुझे उस समय जरूर हुआ। बाद में ये आभास हुआ, और आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी बच्चा, जैसे कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई भी किसी भी फील्ड में अपनी वो मतलब प्रैक्टिस अपनी कर रहा है, अगर नहीं उसका निकलता है, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि भगवान ने 10 और दरवाजे आपके लिए खुले छोड़े, आप उधर ट्राई करो। अगर मैं आर्मी में निकल गया होता तो शायद मैं योग साधक बन ही ना पाता, और शायद मैं हिमाचल को कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, पर एक वो जो लॉ है, एक चिंगारी, वो जगा ही ना पाता योग क्षेत्र में, क्योंकि हिमाचल में तो सोए पड़े लोग अभी है नहीं योग के प्रति उतने जागरूक। तो मैं तो सौभाग्य समझता हूं कि अगर मेरा किसी फील्ड में नहीं, हाँ मनोभाव था कि मुझे आर्मी में जाना है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन तैयार रखा था परमात्मा ने, तो हम इसीलिए हम फिर इस फील्ड में आ गए। अदरवाइज अगर मैं आर्मी में चला गया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता, मैं ये समझता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जरूरी नहीं है कि जो आप कोई एक अपने माइंड में लेके चलो कि मेरे को ये बनना था, जी अगर वो मकाम हासिल नहीं होता, क्योंकि सबकी लाइफ में फेलियर आते ही है, जी तो उस फेलियर के बाद भी देयर इज समथिंग। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जी कोई जॉब का ही एग्जांपल ले लो, कोई अगर बिल्कुल। जॉब आप स्विच करते हो, किसी दूसरी जॉब में जाते हो, जी पर जब आप जॉब वो छोड़ते हो तो उस जी। वक्त आपको बहुत दुख होता है कि अब दुख मेरी सैलरी नहीं आएगी अगले महीने, या मुझे मेरे ड्यूज है, मेरे ईएमआईज है, ये जी, मुझे जी। देने हैं, जी तो आपको कहीं ना कहीं उस कमी की आपको रहती है। पर आपको दूसरी जॉब उससे बेटर जब मिलती है, जी तो आपको उस दिन रियलाइज होता है कि जो उस दिन मेरे साथ बुरा हुआ, जो मुझे बुरा लगा, जी जी जी, क्योंकि इसलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है उस जी। दिन जो मुझे बुरा लगा वो शायद इस दिन की खुशी के लिए था कि बिल्कुल। मुझे और अच्छा और तराशने की कोशिश ये जी बिल्कुल भगवान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारा यूथ को भी मैसेज है। जी और यूथ की बात चली तो जी। हैप्पी जी, अगला क्वेश्चन यूथ से रिलेटेड है, क्योंकि योगा एक ऐसी फॉर्म, जी जैसे मैंने कहा कि लोग आज की जनरेशन जिम भी जाती है, बिल्कुल योगा भी जाते हैं। जी योगा एक ऐसा आप कह लो, ऐसी प्रक्रिया आप कह लो कि जी हर तरह के इसमें वर्ग जी आप सम्मिलित कर सकते हैं, वो चाहे जी। टीनेजर हो, बिल्कुल वो चाहे यंग एज में, तो ऑब्वियस सी बात है। जी इवन आपके जो रिटायर्ड है या 50 अबव है, जी जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जी जी उनके लिए तो योगा और भी दवाई का काम करता है। जी तो आपके पास जो एकेडमी में बच्चे आते हैं वो किन किन वर्ग के आते हैं, जी। इस बारे में थोड़ा बताइए। जी।
हमारे पास तो भैया ये समझो आप 8 से 60 छोटे बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी, मतलब लड़कों की संख्या कम है, पर माताएं बहनें मतलब ये समझो आपकी 60-60 65-65 साल तक आते हैं जी। और बच्चा हो, नौजवान हो, हर इंसान के लिए योग है। पर वही बात है कि अभी जैसे लड़कों में ना थोड़ा स्ट्रेंथ गेन करना और ये सब जिम की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर वो भी अच्छी बात है ना कहीं चलो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, जरूरी भी नहीं है। पर हाँ, जो जिम अच्छे से कर लेगा वो योग भी कर लेगा, फिर उसको समझ आ जाएगा कि योग का क्या महत्व है या जिम का क्या महत्व है या अदर एक्टिविटी का क्या महत्व है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अगर कोई रनिंग भी अच्छे से कर रहा है तो कहीं ना कहीं योग का ही पार्ट है। बिना ध्यान के रनिंग भी संभव नहीं है। एक गोल सेट करना, एक फोकस के साथ अपने शरीर को आपने तैयार करना, क्योंकि मैं पहले एथलीट भी रहा हूँ तो मैं ये चीजें बेहतर से समझता हूँ कि रनिंग इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो अगर ध्यान नहीं है तो आप दौड़ भी नहीं पाओगे, मैं ये समझता हूँ जी भैया। हैप्पी जी, हमारे दर्शकों को अब आप ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको अभी देख रहे हैं जी तो सब लोग आपकी एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते या सब लोग आपको अप्रोच नहीं कर सकते। जी। उनके लिए आप घरेलू, जिसको कहते हैं कि आप घर में रह के भी योगा कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहे जो बेसिक्स हमारे होते हैं, योगा हो जी। या कुछ टाइमिंग्स ऐसी हो कि आपको, हम देखते हैं कि यूजुअली महिलाएं घर पे होती है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं जी वो घर देखते हैं, घर संभालते हैं, लेकिन फिटनेस जो है वो सबके लिए जरूरी है, वो जरूरी। चाहे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या जी। किसी बिजनेस में हो जी या आप घर देख रहे हो। जी तो उन लोगों के लिए, उन वर्गों के लिए क्या आप वर्चुअली भी सेवाएं देते हो या ऑनलाइन भी आपकी ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो आप जी, जी, उस पे भी ट्रेनिंग देते हो? जी जी, हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस होती है और होम क्लासेस भी होती है शहर में। तो चलो गांव का, अब जैसे आपने बताया ना कि गांव के बच्चों के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है बड़े भाई कि योग तो बाद की बात है। पहले आपका जो संगत है ना, संगत गांव में अब क्या चिट्टा राक्षस ये हर जगह पहुंच रहा है। अगर बच्चे को अच्छी संगत मिल गई, और संगत मिलना सौभाग्य की बात होती है, और गुरु का सानिध्य मिल गया, वो किसी जरूरी नहीं योग की फील्ड में कोई मार्गदर्शित करे जीवन को, कोई वो रोशनी, कोई वो लौ जगा दे, तो फिर वो गुरु होता है। फिर वो अगर संगत अच्छी मिल गई बच्चे को, तो योग तो उसके बाद का विषय है। योग आपका खान पान पहले आएगा, आपका यम नियम पहले आएगा, आपकी वाणी पहले आती है, आपका विचार पहले आता है। योग का उदय तो उसके बाद होता है। यहाँ पे अभी क्या है, गांव में भी अब सबके हाथ में फोन है भैया। तो आज की डेट में जो चीजें नहीं देखनी थी बच्चों को, वो चीजें ही सोशल मीडिया पे आ रही है, और उससे कोई अछूता नहीं, कोई बच नहीं पाया, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया का ट्रैप है, इसमें हर इंसान आ रहा है, और इससे कहीं ना विचार भंग हो रहा है। और जिस इंसान का विचार दूषित हो जाता है, फिर उसको दुश्मन की जरूरत नहीं होती। तो योग से पहले मैं तो ये समझ रहा हूँ, हमारा आहार, हमारी संगत, और हमारा अगर गुरु का सानिध्य, माँ बाप का आशीर्वाद, अगर ये चीजें मिल गई तो शायद जीवन का ना एक सही दिशा, एक ट्रैक अच्छा मिल सकता है बच्चे को। बहुत अच्छी बात आपने कही कि संगत का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। संगत से पहले मैं आपको इसमें एक चीज ऐड ऑन मैं करना चाहूंगा कि पेरेंटिंग का भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद जब आप किसी को अप्रोच करते हो, एक 30+ को आप अप्रोच कर रहे हो, तो तब तक वो बहुत सारी चीजें में इंडल्ज हो चुका होता है। जी जी। लेकिन एक जो घड़ा होता है ना, उसकी जो शेप तैयार करनी है वो पेरेंटिंग पे होती है हमारी, कि पेरेंट्स आपके किस तरह का माहौल आपका घर में है। जी जी जी। वहाँ लड़ाई होती है या पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं या कुछ इस तरह का माहौल अगर वहाँ पे मिल रहा है, तो बच्चा जरूर गलत संगति में पड़ जाता है। वो चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे किसी को प्रलोभन ऐसे दिए जाते हैं कि ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। इसलिए आपने संगत का बहुत अच्छा यहाँ पे। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका बच्चा टाइमली, मतलब एक एज बिगड़ने की वही एज होती है और सुधरने की भी वही एज होती है जी। उस समय पे अगर आपका बच्चा अच्छी संगति में पड़ गया, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया उसका जी, तो उसकी लाइफ फिर बन जाती है। क्योंकि फिर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक लाइफ एक एज के बाद वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई ड्रग एडिक्टेड को योगा में लाओ तो वो ऐसे भी नहीं कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी उससे नहीं होगी जी, वर्जित माना जाता भैया, नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो उसको सांस फूलने लगेगी या कुछ भी होगा। तो इसकी भी एक एज लिमिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हैप्पी जी, अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आए होंगे जो किसी ना किसी ड्रग्स में इंडल्ज थे या
अभी वो छुड़ाना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। जी। बहुत सारे बच्चे हमारे गांव में हैं। जी जी और आपने दूसरा जो ये नशे की बात करी, चिट्टे की, जी जी तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि कोई बिल्कुल। गांव ऐसे अछूता नहीं है अब, नहीं है। ठीक जी है। शहरों में तो ये था ही, पर अब जी गांव भी इसकी उसमें आ गया है, गिरफ्त में आ गया है। जी तो ऐसे कोई यूथ आपके पास आए हैं जी आज की डेट तक की, जो आपसे ये बोले कि योग के माध्यम से हम इसको, जी या चिट्टे की लत हो या कोई जी भी तरह का नशा हो, जी उससे हम कैसे छुटकारा पाए? जी भैया हमारे पास ना नशा मुक्ति केंद्र में हम योगा सिखाते हैं। ये कुम्हारट्टी हमारा नशा मुक्ति केंद्र है, हीलिंग फाउंडेशन के नाम से। तो वहां पे लगभग हर मंथ 20 से 22 लड़का आ रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि वो 2 से 3 महीने लास्ट टाइम होता है उनका। वहां भी फिर वो हमारा इतनी एडमिशन हमारे पास योगा में नहीं है जितनी हमारे पास वहां नशा मुक्ति केंद्र में है। और उसमें भी क्या है कि जो जो केंद्र है ना, रिकवरी करने का जो मूल है वो योग ही है। बच्चा जब योग करना, और वहां पे ये प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो जो हमारा दूषित शरीर है, जैसे योग के ना कुछ नियम है भैया। कहते हैं कि जिसका विचार ठहरा हुआ नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, और जिसकी संगत अच्छी नहीं है, जिसके वाणी पे संयम नहीं है, जिसके संस्कार दूषित हो चुका है, उसको योग को समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। किसी जैसे अन्य शब्दों में मैं और जोड़ता हूं, जैसे गर्भवती महिला को, कोई किसी को बुखार है बहुत गंभीर, किसी के टूट फूट हुई है शरीर में, इन सब के लिए ना योग वर्जित है। अब उसका कारण है भैया, योग होता है जैसे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल, जब ये कनेक्ट होगा ना, एक जगह पे होगा, तो हम योग को समझ पाएंगे। अगर हमारा विचार यात्रा कर रहा है, अगर हमारा शरीर कहीं और जा रहा है, माइंड कहीं और जा रहा है, तो हम योग को नहीं समझ पाएंगे। अब आप कल्पना करो, जिस इंसान ने चिट्टा लेना, वो कहाँ, उसका दिमाग कहाँ है, शरीर कहाँ है, कोई आता पता ही नहीं है। कोई शराब ले रहा तो कैसे वो मेडिटेशन कर सकता? कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बाधा है जो एक शराब पीने वाला इंसान है, ध्यान की बात करो, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे रेत को मुट्ठी में पकड़ना, पानी को पकड़ना, वैसे ही काम है, फिर वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब हम कुम्हारट्टी जाते हैं, जब भी मेरी क्लास होती है, 2 दिन क्लासेज होती है, तो मैं वहां पे देख पाता हूँ कि चलो शुरू शुरू में हम कुछ भी बहला फुसला के उनसे छोटी छोटी एक्टिविटी करवा के, ताकि, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा गहराई से नशे में है, तो रिकवरी के लिए योग की कुछ कुछ क्रियाएं, कुछ आसन, कुछ ऐसे फनी वे में कुछ ऐसा करवा के ना, और बाद में बच्चा ये बोलता है कि भाई साहब अब तो योग ही करना है। तो ऐसी ये चीजें हुई है। और हमारे एकेडमी में जैसे कोई मोटापा से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, तो वो भी एक तरह का, ये समझो कि नशा है। जिसका शरीर खराब है तो नशा है किसी भी रूप में। तो यहाँ पे लगभग मैं ये समझता हूँ कि 200 प्लस नौजवान ऐसे हैं जिनको नशे से हमने बाहर निकाला है। और बच्चे और महिलाओं को मिला के लगभग मैं 5000 प्लस लोगों को सिखा चुका हूँ सोलन शहर के अंदर। बाहर की बात अलग है भैया जी। बहुत खूब हैप्पी जी। और जैसे आपने कहा कि इसमें फर्क है जी योगा सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म एक्सरसाइज नहीं है, जी ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इसका हमारे माइंड से है, जी, हमारे जी। दिमाग से है। जब जी। हमारा दिमाग संतुलित होगा, जी फोकस कर पाएगा, तो ही हम योगा कर जी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग फिजिकली तो बहुत फिट दिखते हैं, जी जी ठीक है, अमूमन जी। हम देखते हैं कि फिजिकली बहुत फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जी होता जी है। जी जी कुछ ना कुछ उसके माइंड में ऐसा चल रहा होता है कि है। वो नई से नई बीमारी आज की डेट में इसमें बिल्कुल। डिप्रेशन की वजह से ही जी। होती है। तो इस बारे में कोई आपके पास आए हैं स्टूडेंट जो डिप्रेशन में हो, या जो कुछ मानसिक तनाव में हो? ऐसे तो हर दूसरा तीसरा इंसान, नहीं, वैसे तो हर जी। दूसरा इंसान जी। डिप्रेशन में है जी, ही जी, आज की डेट में, जी, जी, क्योंकि जी। बहुत सारी चीजों में वो इन्वॉल्व है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। जी लेकिन कोई ऐसा केस आपके पास आया हो कि जो खुद से बोला हो कि मुझे बहुत ऐसे मेंटली मैं परेशान हो गया? अब भैया हो सकता है आप भी, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, आप भी एक्सेप्ट ना करें, आपको भी लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैं एकेडमी चला रहा हूँ। भाई साहब, मैक्सिमम हमारे पास जो मातृशक्ति आती है, कोई घरेलू हिंसा का शिकार है, किसी का पति से विचार नहीं मिल रहा है, किसी का, मतलब मैक्सिमम जो भी चीज है ना, ये सारे स्ट्रेस लेके या डिप्रेशन से जूझ के, ये मैक्सिमम। अब तो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़ों का तो छोड़ो। कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, कोई फेल ही हो गया गलती से कभी कहीं एक आध क्लास में कोई, तो वो भी स्ट्रेस ले रहा है बच्चा। एक कहीं नंबर कम आ गए किसी सब्जेक्ट में, तो वो भी स्ट्रेस ले रहा है बच्चा।
और कुछ लोगों के पास ऐसा कमी भी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि योग ना, गरीब लोग तो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे थे, अमीरों के करने का काम है। जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो भी डिप्रेशन में, वो भी स्ट्रेस में। मुझे ये लगता है कि जो प्रकृति से दूर है ना, वो स्ट्रेस में ही है। और अब आप कल्पना करो कि कौन नहीं है प्रकृति से दूर। हर इंसान, धूप कोई सेकता नहीं है, बारिश में कोई भीगता नहीं है, मिट्टी से कोई जुड़ा नहीं है, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन होना लाजमी है। अदरवाइज भाई साहब, आप गाय की पीठ के ऊपर हाथ अपना चलाओ, आप देवदार के पेड़ को गले से लगाओ, आप बारिश में अपने शरीर को भिगाओ, आप धूप की जो रोशनी है वो पीठ पे लो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नदी नाले किनारे कहीं बैठो, आप पानी में अपने पैर रखो, आपका स्ट्रेस खत्म। चूड़दार जैसी चढ़ाई चढ़ोगे, आपको पता लगेगा ये कुछ अच्छा अनुभव क्यों हो रहा है। तो वही तो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, प्रकृति आपको देती है। प्रकृति से दूर जाएगा वो स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा तो योग क्लास में आएगा फिर। जी भैया। हैप्पी जी, बहुत सारी चीजें जो आपने बोली वो कल से पहले तो मैं ही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। धूप सेकना, ये जी 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 अगेन जैसे मैंने कहा कि हम बहुत ही फास्ट मूविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं। एआई का ज़माना है और लोग जो है ना भागते हैं चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। जी तो दो ही चीज़ें जो मुझे लगता है कि दो ही चीज़ें ऐसी है जो इंसान के काम आने वाली है। एक आपकी फिजिकल हेल्थ, जी फिजिकल हेल्थ के लिए इन्होंने बता दिया टिप्स। दूसरी आपकी स्पिरिचुअलिटी, जी आध्यात्मिकता, जी जी कि जैसे आपने कहा कि आप जुड़ोगे तभी ना जब आपका दिमाग जी बिल्कुल शांत होगा। जी जी ठीक है, तो जी अपने बच्चों को आध्यात्मिकता से, जो भी जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को जी आप मानते हैं, जी जरूर आध्यात्मिकता से अगर आप जोड़ के रखोगे तो बहुत सारी चीजें उसको ऑटोमेटिकली रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जी है जी बिल्कुल सही है, मैं कि सहमत आप जब एक स्पिरिचुअल लाइन में जब जाते हो जी तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही वहां पे आपको मार्गदर्शन करती है बिल्कुल कि बिल्कुल आप गलत संगति में नहीं पड़ते हो। नहीं पढ़ते हो। जी ठीक है, जी तो आपके हैप्पी जी, अगला क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड है। कोई आपका ऐसे स्पिरिचुअल आइकन, जी क्योंकि भले ही आप बहुत कुछ आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा था, ठीक जी है, इतना लेकिन तो फिर नहीं, भी जी जी एक टाइम आता है, क्योंकि सिंस यू सेड कि फाइनेंशियली जी बैकड्रॉप थे, जी पेरेंट्स उतने नहीं थे मतलब कि जी आपको सपोर्ट कर सकते, या जी एकेडमिक भी आप जी डिप्रेशन में रहे होगे कि जी मैं जी पढ़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ भी। जी तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, वो कहाँ से जी आता था वो, मतलब? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और शुरू शुरू में तो मैं, और प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, मैंने पहले भी आपको बताई ये सारी चीजें। नहीं, जो अभी और आपने प्रकृति जी वाली जी बातें कही, जी 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 मुझे बीच में ना वो विजुलाइज कर रहा था मैं, वो क्रिश वाले सीन जो पेड़ से दूसरे हाँ, पेड़ में जी वो देख रहा था जी। आपने। और दूसरा जो आपने बोला ना, ये आध्यात्मिक तौर पर, भैया इस चीज को समझने में, अध्यात्म को समझना अपने आप को समझने वाली जैसी बात होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ना, शायद हम समझ नहीं पाते, हम ना रोल मॉडल ढूंढते हैं, हम रहते हैं देवभूमि में। और मैं ये समझता हूँ, चाहे आपका कोई कुल देवता हो, कुल देवी हो, अगर आपने उन पे ध्यान केंद्रित कर लिया, उनके बनाए हुए रास्ते पे आप चले, आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि जो दुख थी, पीड़ा थे, कष्ट थे, वो दूर होते जा रहे हैं। आप मानो ना मानो, पर शुरू शुरू में मैं भी थोड़ा सा ना मॉडर्न टाइप में, कि चलो भाई बाहर थोड़ा हवाबाजी में, कि नहीं अब पैसा कमा लिया, ये कर दिया वो कर दिया। पर धीरे धीरे ये चीजें समझ आती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सच में हम लोगों को आध्यात्मिक होना है, खास तौर पर जैसे हिमाचल हमारी और उत्तराखंड देवभूमि जो है, हम लोगों को जरूरत है सिर्फ और सिर्फ, मेरे मेरे वाले मैटर में भी ऐसा है कि मेरी कुल देवी है। और पहले पहले ना मैं ऐसे खाली सुनता था किससे कहानियां, कि ऐसा होता बेटा, कोई कहीं पे कभी कोई लड़ाई लड़ी गई, कभी कोई चीज हुई गांव में हमारे। तो हमारे गांव में ना एक किस्सा है, कि हमारे किस्सा नहीं और सच्चाई है, सच्चाई वाला किस्सा है। तो हमारा किसी दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई हुई, तो हमारे ठोडा जो चलता है ना, ठोडा, तो ये पहले तीर कमान चलते थे, और 18 सिर हमने उनके काटे जो हमारे दुश्मन थे, 18 उन्होंने हमारे काटे, ये सच्चाई है। तो वो लड़ाई का जो माध्यम थी, वो कुल देवी थी हमारी। तो मैं उनको भी बहुत दिल से मानता हूँ। और मेरे साथ कुछ हादसे ऐसे हुए जिंदगी में, मैंने आंख बंद करके उस अपनी कुल देवी का नाम लिया, और वो प्रत्यक्ष रूप में, मतलब जिन पात्र को वो आती है, वहां पे दर्शन हुए। अगर मैं यहाँ याद कर रहा हूँ, तो वहां पे अपना जो रूप है ना, वो प्रदर्शित कर रही। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ, मतलब अपनी कुल देवी को बहुत मानता हूँ। मैंने वैसे कभी किसी के सामने ये बात बताई नहीं, और अभी भी मैं आपको आधी अधूरी बता रहा हूँ, पर ये है कि, और मतलब कुछ एक इंसान ऐसे भी है जिनसे मैं विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। वो कहते हैं ना कि बोलो, कुछ चीजें ना पर्दे में रहनी चाहिए।
जो आपकी ताकत है वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए मैं व्याख्यान नहीं करता, पर हाँ है कुछ चीजें जिनको मैं मानता हूँ भैया जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने कहा कि इस पे मैं थोड़ा सा एड ऑन ये करूँगा कि जिस भी धर्म को आप मानते हो, जी। हिमाचल में एज यू सेड कि देवी देवताओं की भूमि है जी जी हिमाचल और उत्तराखंड, बहुत सारे देवता यहाँ पे विराजमान है। जी तो हमारा बचपन भी वैसे ही रहा है, हमें भी यही सिखाया गया जी कि जब एक बच्चा जब पैदा होता है जी तो उसकी जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसके पेरेंट्स जब वो थोड़ा होश आवाज में अपने आता है तो उसके पेरेंट्स आपको उसको बताते हैं कि ये आपका ईस्ट है, जी जी ये आपकी कास्ट है, जी, ये जी। आपके पेरेंट्स है जी और ये आपके गुरु है जो भी। जी तो वो ना एक विचारधारा उस पर बना देता है कि अच्छा मुझे अब इन्हीं चीजों को फॉलो करना फॉलो है। जी जी मेरा जो पर्सनल इस पे मानना है मेरा ये है कि जी। सबसे बड़ा जो धर्म है वो है इंसानियत का। इंसानियत जी जी ठीक जी है, जी भले ही आप कोई जी। किसी पर्टिकुलर जी। चीज को फॉलो करते हो, बिल्कुल लेकिन अगर आपको वो इंसानियत से दूर कर रही है तो जी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आना चाहिए। आना चाहिए, वो सही। चाहे आपकी पूर्वजों की प्रथाएं हो, जी वो जी चाहे आप किसी देवी देवताओं को मानते हो, जी। चाहे किसी गुरु को मानते हो, जी जी लेकिन अगर वो आपको इंसानियत से दूर कर रहा दूर है, कर रहा है, जी। इंसानियत पे वो नहीं मैच कर रही चीजें, जी 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 तो वहां पे हम डर की भक्ति ना करें। ना करे, बिल्कुल ठीक है? सही बात तो है वहां पे हम एक जो यूथ होता है, जी यूथ को एक देखो जब तक जिज्ञासा नहीं होती ना किसी जी। चीज की, क्यूरियोसिटी, जी क्वेश्चन नहीं आएगा ना जब तक। जी 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 अगर आप डर के भक्ति करोगे कि मेरे पूर्वजों ने माना जी मुझे भी मानना है, मानना है जी, तो ये डर की भक्ति हुई। डर की भक्ति आपके अंदर जी जान के भक्ति करना, जी, जिसको जी, बोलते हैं ना, पहले जी, जानो जी जी फिर मानो, जी जी फिर जी तो सब कुछ है। बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल पावर, फिर तो सब कुछ है। जी बिल्कुल 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 तो हैप्पी जी अब आते हैं मुद्दे पे। जी 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 मुद्दा ये है कि नेशन वांट्स टू नो कि हैप्पी वर्मा शादी कब कर रहे हैं। शादी की एक सर्टन एज, जी स्पेशली हम जैसे गांव में रहते हैं, जी लड़कियों की शादी की एज डिसाइडेड होती है 22, जी। 25, 23 से ऊपर चली गई तो बोलते हैं कि यार रिश्ते नहीं आ रहे अब। रिश्ते नहीं आ रहे, सेम गोज फॉर बॉयज ऑल्सो। जी 30 के बाद से जी लगने लगता है कि भाई ये शादी क्यों नहीं कर रहा। जी जी ठीक है, तो जी कोई शादी का कोई पर्टिकुलर रीजन शादी ना करने का, या आप कोई अभी मिला नहीं कोई ऐसा? जी। तो भैया एक तो हादसे अपने साथ कुछ ऐसे हुए कि अभी तो मन ही नहीं है शादी का, और पहले भी कोई खास था नहीं कोई वैसे, मतलब ये समझ लो कि एक ना परंपरा थोपी गई थी कि सब करते तो आपको भी करनी है। पर मैं, ये मेरा व्यक्तिगत है भैया, मैं इसमें किसी दूसरे को कोई वो नहीं कि नहीं जी आप भी ऐसा विचार रखो, जरूरी नहीं है, बहुत घातक है जो मेरा विचार है खास तौर पर शादी को लेके। भाई साहब आप एक चीज देखो बड़े भाई, और मैं पूरा खुल के बोलूंगा ये बात, और हो सकता है बहुत से लोग विरोध भी करें। आप, मैंने स्ट्रगल किया जीवन में, मैंने उतार चढ़ाव देखे, मैंने करप्शन देखा, मैंने भूख देखी, मैंने सड़कों में रातें काटी, मैं झूठे केस में जेल काट के आया। मैं स्ट्रगल इस लेवल पे था कि पेट में रोटी नहीं है और पैदल यहाँ से सिरमौर अपने घर पैदल यात्रा कर रहा हूँ या आना जाना कर रहा हूँ। मेरे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है जेब में, इसीलिए नहीं कि माँ बाप कर नहीं सकते, पर खुद से करने की जिद है तो इस करके। और मैं अभी भी आज की डेट में भी ये चीजें देख रहा हूँ, आप छोटे से छोटा काम करवाने जाओ, 1500 की पत्ती आपको अगले कोई भी सरकारी अफसर उसको देनी पड़ेगी। आप कहीं, आपका पुलिस वाला चालान कर लेगा हेलमेट का, पर जो अन्य मुद्दे हैं देश में, बड़े से बड़ा मुद्दा है, उसकी कोई बातचीत नहीं होती। यहाँ पे रेप होना नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे किसी गरीब, किसी दलित, किसी पिछड़े इंसान को प्रताड़ित करना नॉर्मल बात हो जाती है। होली पे भाई साहब लड़कियां नंगा नाच कर रही है, लड़के उनको छेड़े जा रहे हैं, कोई, ये सारी मुद्दे नॉर्मल हो जाते हैं। कल को मेरी बेटी होगी, मैं जब देखूंगा समाज में इस तरह की जो कुरीतियां फैलती जा रही है, मेरा बेटा होगा, मैं देखूंगा वो चिट्टे की जैसा राक्षस उसको निकल रहा है। तो और उसके बाद अगर मैं गांव में रहता हूं तो भाई साहब रूढ़िवादिता से मैं बाहर नहीं आ सकता। गांव में देखो आप, जातिवाद चरम पर है, कोई बात माने ना माने, मैं बोल रहा हूं मेरा व्यक्तिगत ये सोच है, हो सकता है बहुत से लोग एग्री ना भी करते हो, पर मैंने देखी है सामने से ये चीजें, तब मैं बोल रहा हूं आज क्यों। और अभी बहुत से लोग सहमत भी होंगे जिनके ऊपर बीती है ये चीजें। कास्टिज्म चरम पर है, छुआछूत चरम पर है, गोरा काला रंग भेद में पड़ी हुई है हमारे, खास तौर पर हमारा इंडिया इतना, किसी भी फील्ड में आप उतर जाओ आपको करप्शन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। और चलो वो भी मान लेते, अगर एनवायरमेंट भी हमारा साथ देता, पोल्यूशन देखो आप, ओजोन परत में छेद हो चुका है भाई साहब, ये कोई अच्छा साइन तो है नहीं प्रकृति के लिए। आप यहाँ पे देखो क्लाइमेट कितना बदल रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जो अभी जो बरसात जो लास्ट ईयर जो मंडी में आपदाई में लाइव देख के आया हूं भैया, वो कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है। और
इस धरती पे जीवन बचा ही नहीं है, और हम ये कल्पना करें कि नहीं जी, हम अपनी संतान को इतना, अगर इतना दुख और इतना कष्ट में देख पाते हैं तो करो शादी। शादी करने का मतलब, अगर मकसद आपका बच्चे पैदा करना, हाँ, अगर आप शादी कर रहे हो और बच्चा आपको नहीं चाहिए तो करो ना फिर शादी। फिर आप समाज के ताने सुनना कि भाई पता नहीं कैसी औरत लेके आया, बच्चा नहीं हुआ इसके। और हाँ, अगर आप ये रिस्क अपने पे ले सकते हो कि कल को बच्चा आपको इस बात के लिए उंगली नहीं करेगा कि पिताजी मेरी जिंदगी अगर बर्बाद हुई तो आपकी वजह से। क्यों? जब मैं अपनी जिंदगी नहीं संवार पा रहा, मैं बच्चे की जिंदगी दांव पे क्यों लगाऊंगा? और दूसरा ये कि जो मैं देख के आया, मैं स्ट्रगल किया, भाई साहब कल को लड़की आएगी, मैंने अभी घर बनाया भैया, लड़की आएगी उसने वो स्ट्रगल देखा ही नहीं मेरा, वो सिरे से खारिज कर देगी इस चीज को। क्या होता है स्ट्रगल? वो ये बोलेगी जिसने सो के 11 बजे उठना, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, वो कहाँ कंप्लीट कर पाएगी? और जिसका कर्म नहीं मिलता उसका विचार कैसे मिलेगा? जब ये सारी बातें मेरे सामने आती तो मन नहीं होता शादी का, और मुझे लगता भी नहीं कि शादी की इतनी ज्यादा जरूरत है, ना समाज को, ना व्यक्तिगत तौर पर मुझे, और मुझे नहीं लगता कि किसी और को, तो खैर बात रहती नहीं है। अब आप कल्पना करो, जब इतने सारे मुद्दे हैं, जिसमें से मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपके सामने रखे, ऐसे में क्या शादी करना उचित है? और अगर हाँ, मुझे कोई ऐसा आप रीजन दे दो कि नहीं जी, हम तो ना राम को जन्म देंगे, हम कृष्ण को जन्म देंगे, जो इस संसार में ना कुछ ऐसा कर देगा कि सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो जब राम युग था तब भी कष्ट खत्म नहीं हुए, जब कृष्ण युग था तब भी कष्ट खत्म नहीं हुए, तो मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ कि मैं शादी करूं और संतान उत्पन्न करूं और जनसंख्या बढ़ाऊं? यहाँ धरती का बोझ वैसे ही बढ़ता जा रहा है, तो मुझे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है इसीलिए। और बाकी ऐसा नहीं है भैया, अगर शादी करनी होगी तो 60 साल में भी कर लेंगे। जी। तो योगा से ही होगा, 60 साल सब नहीं ट्राई कर सकते। जो योगा में मास्टर है वही 60 साल में शादी कर सकते हैं। जी जी जी। तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स अब यहाँ पे रखे, तो कुछ एक मैं उसको फिर से उसको रिफ्रेम करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी। आपने कहा कि शादी एक, मेरे हिसाब से भी शादी एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव चॉइस है। जी जी जी। ठीक है, पर्सनल चॉइस है जी। शादी, लेकिन हमारे समाज में स्पेशली फॉर अ गर्ल, जी ठीक है, जी। लड़कों के लिए तो फिर भी जी ठीक है, कर लेगा, 40 में भी कर लेगा तो जी, चलता है। चलता है जी। गर्ल्स के लिए एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी है कि अब तो फिर भी थोड़ा मॉडर्न हो गया जमाना। पहले जमाने में तो बोझ होता था जी। 20 के ऊपर लड़की गई तो बोझ माना जाता था जी, पेरेंट्स पे, जी और पेरेंट्स को सच में वो टेंशन होती थी जी, कि हमारी बेटी कुंवारी बैठी है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जी फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं तो इस वजह से नहीं आ रहे। जी। तो उसका कहीं ना एक वो जो हम रिवाज बोलते हैं ना, वो रिवाज बन जाता है। जी जी जी। 25 से पहले शादी करनी ही करनी करनी है जी। वो चाहे फिजिकली फिट हो, वो चाहे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, वो करना चाह रही हो ना करना चाह रही हो, उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। हमारा अभी जो पॉडकास्ट का जो दूसरा एपिसोड हुआ है उसमें न्यूज एंकर आई थी एक, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि शादी तब आप करो जब आप को लगे कि आप फिजिकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, सबसे जरूरी जी, ठीक है, आज की डेट में फाइनेंशियली भी लड़कियों को, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, कि आप फैमिली को पाल सको तभी आप करो। इस वजह से ना करो कि शादी करनी ही है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो इस तरह का कोई ये ना रहे। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी आपने अभी बताई, ये सच में बहुत अच्छी बातें आपने कही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी एक सपना होता है जी कि हमारा बच्चा शादी करे। इसमें मैं आपको जरूर आंसर देना चाहूंगा भैया। मैं पंजाब गया तो मेरा वहाँ वृद्धाश्रम में ना एक जगह लुधियाना में कैंप था, और वहां पे समृद्ध घर के माँ बाप बैठे हुए 300 प्लस जोड़े थे। और जब मैं योगा सेशन से फ्री हुआ तो सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो दर्शन कर रहे थे अपनी औलाद का मेरे रूप में। और जिस तरीके से मैंने वहां पे, मतलब हो सकता है शायद मेरी कोशिश सफल रही कि मैं उनके प्रेम को उजागर कर पाया, अदरवाइज वो क्यों रोते? जो पीड़ा मैंने उनके हृदय में या उनकी आंखों में देखी, जब वो दर्शन करके मैं आया, तो आज की डेट में भाव ही नहीं रहा। भाई साहब सोचो, आप जितनी भी शादी हो रही, हर तीसरे घर में डिवोर्स हो रहा है। आप महिला सदर थाना में जाकर देख लो, घरेलू हिंसा की कितनी महिलाएं शिकार है। और जिन्होंने शादी की, क्या वो सुखी है अपने अंतर्मन से? ऐसा नहीं कि कमेंट करने की जरूरत है इसके लिए, कोई आपके दर्शक ऐसे, भाई साहब अपने अंतर्मन से पूछो। मैं ये समझता हूं शादी कोई सस्ता सौदा नहीं है। आपका जो आपने कहा फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से इंसान प्रिपेयर होना चाहिए, और उसके बाद एक और चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें हुई फिर भी पत्नी आपका साथ ना दे तो, क्योंकि ऐसा भी तो होता है, यहाँ संपन्न घर भी टूट रहे हैं उसके बाद भी। पर हाँ, हम ये सोचते कि चलो माँ बाप का एक सपना होता है,
भाई साहब ठीक है, ये चीजें तब मैं समझता हूँ कोई इंसान ऐसे ट्रैप में आ सकता है जब उसकी खुद की बुद्धि विकसित नहीं हुई होती है। अगर आपकी बुद्धि विकसित है ना, तो माँ बाप को पालना मेरा दायित्व है, ना कि मेरी घरवाली का। अगर मैं ही माँ बाप की सेवा करने में असमर्थ हूँ, तो मैं अपनी वाइफ से क्या इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इकलौती औलाद हो अपने पेरेंट्स की, तो एक वंश चलाने के लिए शादी करना जरूरी है। इस तरह से भी बताया जाता है कि हमारा वंश कैसे चलेगा। बहुत सही भैया, मैं टोकूंगा भैया, टोकूंगा। आप कंटिन्यू। बहुत सही बोला आपने कि वंश चलाने के लिए शादी करनी चाहिए। कहाँ रहा राम का वंश, कहाँ रहा कृष्ण का वंश, कहाँ रहा रावण का वंश, कहाँ रहा कंस का वंश, और कहाँ महाराणा प्रताप का रह गया, कहाँ पृथ्वीराज चौहान का रह गया, कहाँ कितने साम्राज्य चले गए हमारे, कितने भाई साहब कितनी विरासतें चलेगी, कितने राजे रजवाड़े चले गए। ये किसी का नहीं रहा भैया। ये तो आप जो मर्जी बोलो भाई साहब, ये हमारा कहीं ना तुच्छ विचार है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई, मैं बताया तो आपको, माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे पड़े, बच्चे अनाथ आश्रम में बैठे पड़े। अगर आपके पास 2 संतान है, एक लड़का एक लड़की, अगर आपका बेटा चिट्टा लेता है, आप प्यार नहीं कर पाओगे अपने बच्चे को। अगर आपकी बेटी कोई ऐसा कार्य करती है जिससे आपका हृदय घात पहुंच रहा है, आप अपनी औलाद को स्वीकार नहीं करोगे। फिर आप ये भी तो तय करो कि जो आपका बच्चा होगा, जरूरी थोड़ी है कि आपके बनाए नक्शे कदम पे चलेगा। अगर ना चले तो उससे तो ज्यादा कष्ट होगा आपके हृदय को। तो मैं ये समझता हूँ ये सब तब है जब आपकी बुद्धि विकसित नहीं है। अगर आपकी बुद्धि विकसित है, हर चीज का समाधान है भाई साहब। शादी कोई समाधान नहीं किसी समस्या का, बल्कि उल्टा शादी मुझे लगता है समस्या है। तो दर्शकों, घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। आप जी, इंसानियत पे, स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी, अगर आप एक पेरेंट्स को भी ले लो, हर पेरेंट्स का सपना होता है उसके बच्चे को एक अच्छी लड़की मिले, या लड़की है तो उसका अच्छा पति मिले। हर पेरेंट्स का सपना होता है। तो ये जो आने वाली जनरेशन है, तो बच्चे हमारे जो आगे आएंगे, तो हम एजुकेशन देते हैं लड़कियों को कि इस तरह का ये नहीं करना, ऐसा माहौल नहीं बनाना। और सेम आज की जनरेशन में, जरूरी नहीं है कि ये तो एक परसेप्शन है कि रेप होते हैं, बहुत कुछ होता है, किडनैपिंग आज की डेट में होती है बच्चों को, लेकिन पेरेंटिंग अच्छी भी हो रही है आज की डेट में। जो खुद एक कोई पढ़े लिखे परिवार से, तो वो लड़के को भी ऐसा ट्रीट करके ऐसे पाल रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए आगे आना पड़ा। अगर आप लड़के ही इतने अच्छे से एजुकेट करो, सवाल है कोई आप रात में लड़की अकेले ना घूम सके। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात पेरेंटिंग पे आती है कि आप किस तरह की शिक्षाएं दे रहे हो। आपके माहौल पे आती है, घर का माहौल कैसा है। लड़ाई होती है, जैसे आपने कहा कि हर तीसरा इंसान जो है घरेलू हिंसा का शिकार है। और ये घरेलू हिंसा जरूरी नहीं कि महिलाओं पे ज्यादा हो, इस पे पुरुष भी शिकार होते हैं। पुरुष भी मोलेस्ट, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा कि फेक एलिगेशन बिल्कुल लगे। तो ऐसा कोई और स्ट्रगल आपका रहा हो जहाँ पे आपके ऊपर भी कोई एलिगेशन ऐसे लगे हो, या आपने भी उसको? भैया मेरा तो अभी भी बल्कि केस चला है, तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 35 लड़कियों का रेप केस डाल दिया। तो अब आप, तभी तो मैं इतना आहत हूँ, शायद मेरे शब्दों से आप मेरी पीड़ा समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि वहां भी मेरा रिश्ता ही लगा था एक लड़की के लिए। भाई साहब विचार नहीं मिले, आप कल्पना करो। और मैं एग्री कर गया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर लेके गया, माताजी पिताजी से मिलवाया, सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। और एंड में जाके बस यही कि विचार नहीं मिले, कुछ व्यवहार नहीं मिल पाया। तो फिर उस करके ना, जब ये समझ आई ना चीजें कि भाई साहब जो हमारे माँ बाप या जो हमारा जीवन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम किसी दूसरे की बलि नहीं दे सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, जीवन में कुछ भी कर लो, पर अपने भाग्य का किसी को भागीदार आप नहीं बना सकते। आपके कर्मफल आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं उसका कर्ज चुकता करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में स्ट्रगल जो हुआ मैंने किया, मैं अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। पर इसके लिए जरूरी तो नहीं है ना किसी मासूम को फिर मैं उस ट्रैप में लेके आऊं और वो भी वही भोगे जो मैंने भोगा है। ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को ये सारी चीजें समझ आती कि ये पीड़ा है, ये यातना है, ये कष्ट रहेंगे जीवन में, ठीक है, उसके बाद अगर कोई शादी करना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम, कौन मना कर रहा है। दर्शकों, आपने नोट कर लिया होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की लड़की चाह रही है। तो कमेंट बॉक्स में अभी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। तो आप, इन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही कि शादी करना ये कोई प्रथा नहीं है। जी। सबसे पहली बात तो अगर आप रेडी नहीं हो जी, तो सच में ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक तरह का इनिशिएटिव
आप जी। जो ले रहे हो कि जी। आपको जब लगता है कि मैं खुद को नहीं अच्छे से पाल पा हाँ, रहा हूँ, पाल तो पा मैं रहा हूँ, कैसे जी। एक जी। इंसान की जी जिम्मेदारी भैया, अपने ऊपर और लूं? भैया एक लाइन और ना कि जो मैंने बातें बोली जरूरी नहीं हर इंसान पे लागू होगी। नहीं, ये भाई तो साहब ये सब्जेक्ट टू मैं अपनी बात रख रहा हूँ और ये मेरे शब्द बहुत कम लोगों के लिए, खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली से जो उठ के आ रहे हैं ना, उनके लिए। अब जो संपन्न परिवार है उनका तो बहुत सारी चीज सही हो जाएगी ना भाई साहब। वो हर बंदा थोड़ी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हर बंदा थोड़ी गाड़ी बंगले के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो तो मेरे जैसा इंसान है, कोई जो बेचारा जिसको करना पड़ रहा है, तो उनके लिए मायने कुछ और है फिर। नहीं, ये शादी का जो आपने जो बात करी ना, ये जी। इसलिए भी हो जाता है कि इस पे ये ऐसे प्रथा की तरह ना इस पे चलाया जी। जाए जी 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 कि हमने करनी ही जी है, जी जी ठीक है। जी 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 लेकिन गृहस्थ में रहना भी एक तरह का जी, एक कर्तव्य ही है। कर्तव्य। गृहस्थ को भी हमारा जो एक तरह का ना कि बोझ नहीं बनना, बोझ नहीं बनना। है ना? माने बोझ दूसरे शब्दों नहीं में बनना इन द सेंस होता है जी। कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में, जी फिर आप शादी करके या जी मांग के खा रहे हो या जी 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 भिक्षा लेके खा रहे हो, जी तो जी एक तरह से आप बोझ हो। बोझ है, बोझ हाँ? है जी भैया। तो जी आपको गृहस्थी इसलिए डाली गई है, जी देखो जो ये साइकिल बनाया है, जी आपकी बालावस्था, आपकी जी गृहस्थ जी अवस्था और जी आपका वृद्धावस्था, जी 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 ये इसलिए बनाया गया है साइकिल कि आप इन सब कर्तव्यों का पालन करते पालन हुए करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करो। जी 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 जी। बस कहने का तात्पर्य ये कि शादी जो है ना वो आजादी का सिंबल हो, ना कि गुलामी का, जो कि हमारे समाज में भी गुलामी का बन चुका है। बस इतना सही है, इससे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भैया जी। तो दर्शकों को समझ आ चुकी है कि इनके टाइप क्या है। जी 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 फिर भी कभी ऐसा हुआ है कि, तो एक तो आपने इंसिडेंट्स बता दिया कि जी उनके साथ आपकी अनबन जी हुई या कुछ, जी फिर जी इसके अलावा भी कभी ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स हुए आपके, या आपको ही कोई प्रपोज कर दिया हो, या आपने भी कभी किसी के लिए एक्स्ट्रा पुशअप मार दिए हो जी। इम्प्रेस मैं करने के लिए? भैया मैंने मतलब मुझे तो टाइम ही नहीं मिला ना एक्स्ट्रा वो करने का, क्योंकि स्ट्रगल में इतना था। और हाँ, कई कई बार ऐसा हुआ जो स्ट्रगल के साथ ही थे ना, तो थोड़ा सा वो होता है ना भाई साहब, कुत्ते से भी प्यार हो जाता है इंसान को। तो कई जगह ऐसा मतलब ये नहीं कि कोई हमारा ये कोई लंबी लिस्ट है, जैसे ना हमारे ऊपर केस डाल दिया 35 लड़कियों को, भाई साहब कहाँ पर, चलो वो तो मुद्दा ही कुछ और हो गया। पर हाँ भाई साहब, मैं जब शुरू शुरू में जब सोलन आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने ना जीवन को मार्गदर्शित किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, पर उनके ना कुछ कुछ विचार अच्छे लगे। पर रही बात आपकी कि आपको कभी किसी ने, तो मैं आपको बता दूं, और इससे मैं कोई अपने आप को ऐसे राजा वाली फीलिंग नहीं लेता। तो मैं जब वापस आया तो मैंने अपनी स्टोरी पहली बार लाइव आके सुनाई, और बहुत सारे बच्चे थे जो भी बिहाइंड द कैमरा भी बैठे हैं यहाँ पे, अगर झूठ बोल रहा हूँ ये टोक भी देंगे। तो मैंने पहली लाइव में अपनी स्टोरी सुनाई, और वो 1 लाख प्लस लोगों ने उसी समय देख चुके थे वो लोग लाइव आके ना। तो उसमें मैं सिर्फ ये चीजें बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे षड्यंत्र किया लड़कियों ने, और ऐसे ऐसे मैं रेप केस में अंदर रहा। आप यकीन कर सकते हो, दूसरे दिन सुबह मेरे को 200 मैसेज आए वो लड़कियों के, अगले दिन सुबह। और मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ कि मेरे ऊपर रेप केस हुआ, अभी भी मेरे पेज पे मैसेज पड़े हुए कि मतलब कोई इनडायरेक्ट वे में कोई आपके विचार बहुत अच्छे हो, आप ना बहुत अच्छे, आपका नंबर मिलेगा वो सो, और कई क्योंकि मेरा नंबर है ऑलरेडी पेज पे, तो उधर से मैसेज आ रहे। तो मैंने सबको हाथ जोड़ के, आप मेरे बहन स्वरूप हो, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, धन्यवाद, क्योंकि ऑलरेडी रेप केस है। तो भाई साहब हम, अब आप सोचो, आप कल्पना करो आपके ऊपर रेप केस और आपको प्रपोजल फिर उसके बाद अधिकार है। तो ऐसी भी चीजें हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना फिर कि आप बह जाओ फिर भावनाओं में, ऐसा नहीं है। तो हमने तो कोई अच्छा आया तो भी स्वागत किया, बुरा आया तो भी स्वागत किया, क्योंकि योग सिखाता है ये समभाव में रहना। बहुत खूब। दर्शकों, योग जो है ना बहुत सारी इंद्रियों को भी कंट्रोल में करता है, स्पेशली यूथ एज में जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, कि आज की डेट में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी ऑपोजिट जेंडर के लिए, जो ऑब्वियस सा नेचर है। लेकिन योग एक ऐसी चीज, अगेन योग और आध्यात्मिकता दो ऐसी चीजें जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होने से बचते हैं, फोकस होते हैं, इसलिए मेडिटेशन को महत्वता दी जाती है। तो हैप्पी जी, अगला क्वेश्चन आपका है यूथ को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा, आपने तो अपनी लाइफ में मकाम हासिल कर लिया है, बहुत सारी एकेडमीज आप रन कर रहे हो अभी, बहुत सारे ऐसे युवा है हमारे जो इसी सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अभी लाइफ में। फाइनेंशियली उतनी अच्छी कंडीशन नहीं, गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी टैलेंट गांव के लोगों में एज कम्पेयर टू सिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी शेप या बॉडी आप कह लो उस तरह से हैबिचुअल होती है कि वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो आगे आना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या आप मैसेज देना चाहो उनके लिए, या कोई योगा फील्ड में कोई करियर बनाना चाह रहा हो, उनको आप क्या सजेशन देना चाहो? जी,
तो भैया योगा फील्ड में तो ऐसा है कि अगर किसी को लगता है, अगर पर्सनली मुझे कोई जानता है, तो एक बार आके बैठना तो पड़ेगा ना भाई साहब। आप आओगे, बैठोगे, योग संगत में बैठोगे, तो ही तो हम कुछ आगे का मार्गदर्शित कर पाएंगे। पर हाँ, अदर फील्ड में या ओवरऑल में मैं ये कहता हूं कि 99% ऐसा होगा हर बच्चे के साथ कि जो उसका विचार बाल्यकाल में था वो युवा अवस्था में नहीं रहेगा। तो माने अगर आज मैं वो गांव में जाके पिट्ठू खेल रहा हूं ना, और अगर माँ बाप नहीं जाने दे रहे मुझे कि पिट्ठू खेलने नहीं जाना, तो मैं इतना दुखी हो रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो एक समय आएगा कि मैं हंसूंगा उस चीज पे कि किस चीज की जिद कर रहा था। वही चीज अप्लाई होती है जीवन में कि हो सकता है कि आप वो मुकाम हासिल ना कर पाओ जो आपका विचार है 15 साल में, 18 साल में। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि रुक जाएं, ठहर जाएं, और ये विचार रखे मन में या माइंड में, ऐसा विचार लेके आए कि ये जो समय चला है ये निकल जाएगा, मुझे एक कदम और चलना है। कई बार परिस्थिति ऐसी होगी कि आपके पास पैसा भी नहीं है, कई बार ऐसी परिस्थिति कि यार दोस्त भी नहीं है, रिलेटिव भी मुंह मोड़ गए, घर वाले भी मुंह मोड़ गए, और ऐसा ही होगा कि सबसे पहले फैमिली आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, गांव परिवार आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। क्योंकि मेरा साथ तो ऐसा हुआ ही, और जो जो लोग मुझसे टकरा रहे हैं ना जीवन में, उनकी स्टोरी भी सेम सेम ही लगती है। तो ऐसा नहीं है, ये तो चलो मैं आपके सौभाग्य की मैं आपके समक्ष बैठा हूं तो अपना विचार रख पा रहा हूं। अदरवाइज भाई साहब, जब मैं गांव से निकला था, मुझे तो सिर्फ अपने गांव के लिए पानी लेके आना था, खेतों में सिंचाई करने के लिए, ये लक्ष्य था मेरा उस समय। मैं जब आगे निकला तो पता लगा, वो कहते हैं ना कि जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, और जब कष्ट देखे दुनिया के, तो भाई साहब मेरा तो कष्ट ही नहीं है कहीं भी। मैंने देखा कि भाई साहब लोगों के हाथ पैर बाजू नहीं है, हमारे पास सब कुछ है भगवान की तरह से, माँ बाप है, फैमिली है, जमीन है, सब कुछ है घर में, और हमारा सिर्फ पथ हमारा भटका हुआ था, इस करके ज्यादा वो जो है ना झोल जीवन में पड़ा। अदरवाइज मैं ये समझता हूं कि अगर इंसान को जो उसने सोचा अगर वो ना भी मिला, अगर वो थोड़ा ठहर जाए, तो प्रकृति का नियम है, समय के साथ हर एक चीज ना अपनी भरपाई करती है, और कितना भी बुरा समय वो निकल के अच्छा समय जरूर आता है। क्योंकि प्रकृति का साइन है कि अगर रात है तो दिन भी होगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसे अटके ना कि नहीं मैं तो दुखी हूं जी, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो, और यही हो रहा, फिर उसी से नशे में जा रहा है बच्चा, उसी में कोई किसी का कार एक्सीडेंट हो रहा है, वो सोच विचार उसका कुछ और बन रहा है, उसी वजह से कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई ऐसी तलब लेके गया कि जीवन ही बर्बाद कर दिया। तो ये सारी चीज तभी है जब हमारे को ये नहीं पता कि वो आत्मचिंतन करना जरूरी है, आत्म मंथन करना जरूरी है, अपनी संगत करना जरूरी है। अब लोगों का क्या हो गया ना, छोटी छोटी बातों में ना, कोई बर्थडे पार्टी, कोई किटी पार्टी, कोई मेला, कोई फंक्शन, अरे भाई साहब बंद कमरे में बैठ जाओ और आने दो क्या विचार आ रहा है, सोचो, फिर वो जो कल्पनाओं का भंवर बनेगा ना, फिर उसमें उतरो, फिर समझो। ये बातें थोड़ी आपकी भैया आप तो समझ पाओगे, पर ऑडियंस के समझ में नहीं आएगा कि ये बात क्या कर रहा हूं, पर ये सच्चाई है। अगर कभी हमें खुद को जानना है तो फोन रखो साइड, उसको कर दो स्विच ऑफ। वो जितने भी आप स्टेटस स्टोरी चेक करो ना, किसी का भी स्टेटस आपका स्टेटस चेंज नहीं कर सकता, उसको रख दो एकदम स्विच ऑफ करके, और जो भी विचार आता ना अपने पे काम करो, अपने आप अंधेरे में रहो, कोई बात नहीं। क्यों? उस अंधेरे में जब अंदर की रोशनी निकलेगी ना, तो वो संकेत मिलेगा जरूर, पर उतना समय नहीं है। हर इंसान चंचलता को प्राप्त होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसीलिए राह भटकते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा समाज जो है ये, और ये बड़ा गंभीर विषय भैया, आने वाले टाइम में आपको विचारक नहीं मिलेंगे, आपको तरह तरह के वासना में लिप्त इंसान मिलेगा, पर कोई अच्छा विचार, सात्विक विचार रखने वाला इंसान नहीं मिलेगा, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। आप आज की डेट में देख लो, सोशल मीडिया का युग चला है, आप सब कुछ नंग धड़ंग होके सोशल मीडिया पे आ रहा है। आप किसी बच्चे से पूछ लो कि उसका विजन क्या है, क्या सोचता है परिवार के लिए, क्या सोचता है गांव के लिए, और क्या सोचता है देश के लिए। अगर कुछ नहीं सोचता तो अपने लिए क्या सोचता है पूछो, कोई विजन ही नहीं है किसी के पास। बता दे मेरे को, 99% ऐसा होगा कि बच्चों के पास विजन ही नहीं है, करना क्या जीवन में, अगर है तो सिर्फ स्वार्थ है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारी चीजें होती है तो भाई साहब योग एक माध्यम बनता है किसी इंसान को जागृत करने के लिए, पर योग से तो कोसों दूर है, लोग आते ही नहीं, बैठते ही नहीं है, और नहीं आना तो ना सही, पर एक टाइम आएगा डॉक्टर बोलेगा भाई साहब ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, शरीर को हिलाओ, पता लगता है योग का ही पार्ट है जी। तो अक्सर हम लोग, ये टिपिकल मेंटालिटी होती है कि हम लोग जागते तब है जब हमारे साथ कोई चीजें हो जाती है, जी जी किसी भी फील्ड में हो जी, वो चाहे हमारे स्वास्थ्य को लेके हो, कुछ बीमारी हुई उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा टेस्ट भी कराने चाहिए, अदरवाइज रेगुलर चेकअप भी अगर आप शरीर का कराते रहो तो आपको पता रहे चीजों का। तो हैप्पी जी बहुत अच्छी आपने बातें कही, उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा।
मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप एक कुमारहट्टी में जी, जो नशा मुक्ति नशा केंद्र, मुक्ति जी, केंद्र में जाते हो वहाँ पे, जी, जी, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आपको अभी देख रहे हैं जिनके बच्चे सच में इसमें जी, लिप्त हो चुके हैं, जी, जी, चिट्टा जो ये नशा जी, है। जी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो रिहैब में भी जाके आ गए, कई बच्चे ऐसे भी है, उसके जी, बाद भी वो जो तलब है जी, जी, नहीं छूट वो रही, नहीं छूट रही है। नहीं छूट रही, जी, बहुत सारे ऐसे मतलब उनको मेडिकेशन भी आप जी, कह लो कि उनको, जी, लेकिन वो तलब जो है ना वो कहीं ना जी, कहीं घूम फिर के 1 साल बाद 2 साल बाद वो फिर से वही करने लग जी, जाता है। जी, जी, तो योगा के माध्यम से आप क्या मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाह रहे हो कि जी, उन लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जी। भैया सबसे बड़ी बात जो मुझे जो समझ आती है, एक तो चिट्टा जितने भी नौजवान ले रहे हैं और मैक्सिमम चिटेरी है नीचे तो भरे हुए हमारे पास। और आप हैरान होगे, हैरान क्या फैक्ट है कि जितने भी अमीर घर के बच्चे हैं सब चिट्टा ले रहे हैं। गरीब घर का एक भी नहीं है, एक लड़का भी नहीं है गरीब घर का। उसका रीजन है भाई साहब 5,000 रुपए, महंगा आता है वो। वो महंगा है ना, तो भाई साहब अब आप कल्पना करो कि गरीब कहाँ ले पाएगा वो तो उसकी वो इसलिए एक भी गरीब जो जी, है भी लगा हो, वो जी, फिर वो चोरी में चला गया चोरी में चला गया या उधार मांग रहा है या किसी माँ से या बाप के कुछ गहने चीजें बेच चोरी रहा कर, है, जी, 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 तो जी, वही गलत चीजों जी, में जाएगा, क्योंकि जी, ये तलब जब लगती है ना तो जी, उसको ये नहीं दिखता कि मैं जी, कर क्या रहा हूँ। जी। तो इसमें इसमें जो भाई साहब जो पॉइंट निकल के आता है, एक तो ये कि कहीं ना ये लापरवाही है माँ बाप की। पेरेंटिंग अब पे वही बात जो आप बोलते हैं ना, शादी भाई साहब शादी करके क्या करना, बच्चा पैदा करे, पर उसके आप ये तो देखो डायरेक्शन क्या देनी, लालन पालन वो सारी चीजें व्यवस्था तो बनाओ। अब आप देखो, मैं ठोडो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ भाई साहब, अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब कोई भी नौजवान आपको प्रैक्टिस करता हुआ दिन में नजर नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से जो बच्चे सुबह आर्मी की तैयारी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब आप कल्पना करो, जो अपने शरीर कसरत नहीं कर रहा तो फिर वो क्या करेगा? अब सोचो ना, जब ऑप्शन, अगर देखो, अगर रात है तो दिन आएगा ना, अगर कोई प्यार कर रहा है तो उसके बाद नफरत ही है ना, अगर मतलब पक्ष है ना, अगर कोई स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा तो बीमारी लगेगी ना, तो नशा करेगा ना, अब कोई स्पोर्ट्स नहीं करेगा तो इन सब चीजों में जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने बच्चों को फोन की बजाय या कोई भी गाड़ी, कोई भी साधन देने की बजाय, अगर हम बच्चे को बैट पकड़वा दे, बैडमिंटन पकड़वा दे, या ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए छोड़ दे, और ना केवल छोड़ दे बल्कि खुद भी उनके साथ, खास तौर पर पिताजन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ जाके ग्राउंड में खेलो, आप खेलो, उनके साथ समय व्यतीत करो। क्यों? माँ बाप तो सच्चे मित्र होते हैं, वो तो कभी बुरा सोच, अब एक साइड हम सोच रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा बनना चाहिए और आने वाले टाइम में उज्जवल भविष्य की कामना हम कर रहे हैं, और भाई साहब आपने प्लेटफॉर्म दिया नहीं है ना, वो मंच दिया नहीं है आपने। अब आपने जब ग्राउंड में बच्चा खेलेगा नहीं, या कहीं स्पोर्ट्स एकेडमी में या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में या जिम में कहीं भी अगर बच्चा फिटनेस में नहीं जाएगा, तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या है? पहले कुछ महीने फोन चला लेगा, कुछ महीने वो सुट्टा लगा लेगा, पहले बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब करेगा, बाद में चिट्टे पे आएगा, बाद में माँ बाप के गहने बेचेगा, बाद में उनका गला भी काट देगा, ये सारी चीजें होगी। तो कहने का तात्पर्य योग की तो बात बहुत दूर रह गई। पहले तो आपको बेसिक ये क्लियर करना है कि भाई साहब बच्चे को सही दिशा देनी है, और दिशा आपके पास ले दे के एक ही रह जाती है। योग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी की, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। योग की बात तो उसके बाद में रह गई। योग तो यहाँ बुजुर्गों को समझ नहीं आ रहा, बच्चा तो समझ ही नहीं पा रहा, बच्चे की तो प्रवृत्ति चंचल होती है। यहाँ ठहरे हुए इंसान नहीं समझ पा रहे योग है क्या चीज। ये तो पता नहीं भगवान का ऐसा कुछ मेरे साथ साथ रहा, अदरवाइज जिस परिवेश से तो मैं निकल गया हूँ, आप भैया कभी मेरे साथ चलो, वहां पे इंसान कल्पना नहीं कर सकता योग और अध्यात्म की क्या चीज है। वहां पे तो अभी रोटी की लड़ाई लगी है, वहां पे छोटे छोटे ये जमीनी विवाद पे लोग केस डाल देते, जेलों में डाल देते, लड़ाई झगड़े मार काट वहां पे कुछ अलग ही चला है। और योग जैसी बात आप करो तो गाली पड़ती है, वैसे क्षेत्र में अगर आप बात करो तो इस करके भैया जी। हैप्पी जी, आपने, मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ बाहर निकाला है आज कैमरे जी के जी सामने, जो जी भैया अच्छा लगा जान के, क्योंकि बहुत सारे आपने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, जी और दर्शक भी रिलेट कर पा रहे होंगे जो इन्होंने बातें कही। अमूमन सबकी लाइफ में वो बातें जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कि एक अकेला इंसान ऐसा सब चीज नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता भैया। अगेन हम पेरेंट्स पे ही नहीं छोड़ सकते कि पेरेंट्स ही सबके करके जी देंगे। जी जो बच्चा है वो जी एक सर्टन एज के बाद उसकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बनती है कि वो जी किस जी तरफ को जा रहा है, क्या डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरह जी की संगति उसकी है। जी जी तो ओवरऑल ये पूरा जो पॉडकास्ट हमारा रहा है आज, वो यूथ आइकन के ऊपर है, क्योंकि ये खुद एक यूथ आइकन है।
इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करा है इस बारे में। जी, कोशिश नशों करते से हैं दूर भैया। करने की एक बहुत बड़ी पहल है हिमाचल में। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे जी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, कुछ बातें बोल के करते हैं, लेकिन आप जी प्रैक्टिकली जो कर रहे हो ये वाकई बहुत बड़ा योगदान जी, है। कोशिश कर रहे हैं भैया, कोशिश कर ठीक रहे है, हैं। तो हम अभी इनके इस पॉडकास्ट के बाद इनसे बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद। तो दर्शकों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे इन्होंने ऐसे मुद्दे उजागर करे जो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत सारे दर्शक हमारे। हैप्पी जी, अंत में जी। हम आप यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो उनको तो आपके बारे में पता है, जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं इस एपिसोड के बाद स्पेशली आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सोशली? जी भैया, मैं तो यही चाहूंगा कि चलो, बाकी तो मुझे कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है जीवन में, पर मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान का स्वास्थ्य सही है, वो इंसान अगर जीवन में ठोकरें भी खाएगा, संघर्ष भी कर लेगा, सारी चीज झेल लेगा। क्यों? उसका शरीर तैयार है वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो अपने शरीर को बेहतर कर ले, अपने विचार को शुद्ध कर ले, और अपनी संगत को अच्छा कर ले, और किसी गुरु का अगर सानिध्य मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले कि आजकल हमारा जो आहार दूषित हो गया है, हमारा खान पान, ये चाउमीन, कुरकुरा, पिज्जा, बर्गर, नूडल, पेस्ट्री, थम्स अप, कोका कोला, ये सारी चीजें स्लो पॉइजन है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी वृद्ध के लिए। अब जो हमारा अपना पहाड़ी गाय का घी, दूध, मक्खन, लस्सी, दही, अब ये चीजें रही नहीं। अपना गांव का जो खेतों की सब्जियां और फ्रूट, अपना जो हमारा किसी भी मौसम में जो फ्रूट तैयार होता है वो लेना चाहिए। जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, जो आपकी भौगोलिक स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए, Exactly. मौसम के अकॉर्डिंग। तो अब ये सारी चीजें कब है? जब पहले आप बच्चे को बताएंगे तो सही कि नहीं बेटा, ये इस चीज का सेवन करने से ये चीज होगी। आप देखना, कहीं भी स्कूल चले जाओ, कोई भी प्राइवेट स्कूल में आप चले जाओ, हर बच्चे के हाथ में स्टिंग की बोतल। भाई साहब, स्टिंग से नहीं आएगी वो, उससे एनर्जी नहीं आएगी जो ऐड दिखाई जा रही है आपको, अक्षय कुमार और अजय देवगन या कोई भी वो ऐड करके दिखा रहा है। वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जी, बच्चे उससे। तो वो बच्चों को लग रहा है कि वो सच है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो रियल लाइफ में वो खुद वो नहीं ले रहे वो चीजें। आपका जब आहार अच्छा होगा तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका विचार अच्छा होगा। ये चीजें जुड़ी है एक दूसरे के साथ। और दूसरा ये कि फोन चलाने की एक सीमा बांध ले कि इतने समय तक चलाना है। दूसरा, अपनी संगत अच्छी रखे, स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। कहीं ना कहीं, चलो योग तो बहुत दूर की बात है, पर कुछ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई भी आपने गेम उठा के क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कोई भी आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखो, अपने आप कंफर्ट तोड़ो अपना। फिर आप देखो आपका जीवन बेहतर होगा। जब खान पान और व्यवस्था आपकी सही होगी तो जीवन में जो भी सुख दुख आप आएंगे आप खुशी खुशी झेल लोगे। अदरवाइज छोटी सी घटना होने पर आप फांसी का फंदा चूम लोगे। क्यों? क्योंकि आपका मनोबल गिरा हुआ है, आपका शरीर बल गिरा हुआ है, आपका आत्मबल गिरा हुआ है। तो आप जीवन की कठिनाइयों से नहीं जूझ सकते फिर। और इसीलिए ये ध्यान कहीं ना कहीं माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी रखना है। तो जब ये सारी व्यवस्था बनेगी, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, तो ही जाके कहीं नींव रखी जाएगी उज्जवल भविष्य की और उज्जवल देश की। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी जी, और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी इनकी बातें। लेकिन वाकई बहुत ही रिलेटेबल इन्होंने बात करी है, हर इंसान इसको रिलेट कर सकता है। मुझे पर्सनली सीखने को बहुत कुछ मिला इनसे, बहुत कुछ मैंने और आज आपके लिए भैया एक छोटी सी बात जो मेरे मन में अभी जो मेरा विचार आया कि चलो, कई बार क्या होता है ना कि सारी चीजें हो भी जाए, एक ऐसा मंच नहीं मिलता। माने कोई बच्चा अच्छा सिंगर है, अगर मंच नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी क्या अहमियत वैल्यू रहती नहीं है। है? हाँ। कोई अच्छा विचार रखता है, उसको ऐसा मंच नहीं मिला जहां वो अपना विचार रख पाए, तो क्या मतलब बनता है? रिकग्नाइजेशन नहीं तो मिल जो पाती है। आप काम कर रहे हो भैया, ये सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है। मैंने भी इतने लोगों से मेरी चर्चा हुई है, इतनी जगह पे मेरे भी लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ है, पर आज जो मुझे एक सबसे अच्छी चीज लगी, आपके जो क्वेश्चन थे ना, उन्होंने मेरे उत्तर का स्तर बढ़ा दिया था। बस कहने का तात्पर्य वही है कि गुरु काबिल नहीं होता, शिष्य गुरु को बड़ा बनाता है।
आपका आंसर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता अगर आपका क्वेश्चन जो है वो असर ना करे किसी के दिल पे। तो इसीलिए भैया जो आपने जो आज क्वेश्चन किए, बड़े सालों बाद मन खुश हो गया कि नहीं, मेरा भी मन कर रहा वार्तालाप करने का, और खुशी खुशी 1 घंटा निकल गया पता भी नहीं लगा। तो ये आप जैसे लोगों का समाज हित में बहुत बड़ा योगदान है, और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को हमारी जनता सपोर्ट करे, ताकि भैया जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनने वाले हो आप लोग भैया। और मैं चाहूंगा कि मुझे तो पहले लगा था ना कोई ऐसे ही कॉल कर रहे हैं, पता नहीं आए दिन कॉल चले रहते हैं कि इस तरह से आपसे बातचीत करनी है, तो मुझे, पर जब मैंने आपका देखा इंटरव्यू जो भी आपने पहले भी लिया, एक मैम थे कोई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, आपके क्वेश्चन बड़े जेन्युइन है। आपकी चर्चा में कहीं ना कहीं हमारे यूथ के लिए कुछ ना कुछ वो दिशा निर्देश होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नियम बंधे होते हैं जिसके आधार पर हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तो भाई साहब, आपकी जो कोशिश है ना, ये मैं ये समझता हूं कि अभी भी सफल है और आगे भी सफल होगी। आपने निरंतर इसी तरह से बढ़ते रहो भाई साहब, दिल को खुश कर दिया आज आपने भैया। हैप्पी जी, आप बोल रहे थे, मेरा टोकने का मन नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप चाहते हो कि वो बोलता नहीं नहीं भाई साहब, आप तारीफ योग्य हो, तभी मैंने इस किया। पे मैं एक चीज कहूंगा कि कंट्रीब्यूशन समाज के लिए वो किसी भी रूप में हो, जी, कोई भी इस एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ ना जी। कुछ किसी की हेल्प कर सके। कर सके। हर इंसान, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, हर जी। इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी जी कैपेबिलिटीज होती है जी कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। जी मैं खुद जॉब करता हूँ, जॉब के अलावा जो एडिशनल मैंने जो एक मुहिम जो जी, जी। जिसके पीछे का जो मकसद है बहुत वो खूब आप भैया। देख भी रहे हो कि जी, कैसे जी। लोगों को मैं जी, प्लेटफॉर्म जी, प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, और कैसे लोगों को जी आम जनता तक, आम जी। जनता के जो क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड से जो जिस तरह जी, के जी। क्वेश्चन, हमारा पूरा सेगमेंट अगर आप इस पॉडकास्ट को जी। देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही हमारी पहल रही है। भैया आपकी कोशिश बहुत जबरदस्त है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं आपके समक्ष बैठा हूं। अन्यथा मुझ में ऐसी कोई काबिलियत है नहीं कि मैं आप जैसे उच्च विचार रखने वाले इंसान के समक्ष बैठ भी पाऊं। ये दर्शकों, आप देख ही रहे हो कि इनका बड़ापन है, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने मकाम हासिल कर लिया है। डिस्पाइट इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी जो इनके पास है वो कहाँ से आई है, क्या उसका स्रोत है, ये सब कुछ इस पॉडकास्ट में बता चुके हैं। योग एक ऐसा माध्यम, ज़रूर आप आज से एक ऐसा इनिशिएटिव ले, इनके संपर्क में आए। इनके डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक दे दूंगा पेज के, आप इनको इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। जो जेन्युइन है, जेन्युइन ही क्वेरीज इनके तक पहुंचाए, और ज़रूर ये आपको किसी न किसी माध्यम से आपको फॉलो बैक करेंगे, आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। जी हैप्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सभी दर्शकों की ओर से। बहुत पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि हम पहली बार मिले हैं आज। हम जी। इससे पहले हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी फ़ोन पे, जी और मैंने ऐसे कहा था कि मेरा क्या उद्देश्य है इस पॉडकास्ट के पीछे। हम जी। कोई बहुत बड़े, मेरे कोई ऐसे लाखों करोड़ों में जी, फॉलोअर्स जी, नहीं है, जी भैया, फॉलोअर्स भी कम है, एक निस्वार्थ तरह भाव के भैया। बिगनिंग है। जी 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 जिनको समझ आना होगा वो कम फॉलोअर में भी जी आपको पसंद करेंगे। जी जी तो ऐसा, इससे पहले भी जो एडीएम जी। शिमला जी जो हमारे साथ आई थी, उनकी भी ऐसी ही सोच थी कि जी लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे को व्यूज नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, उस पर हाँ। स्ट्रेस ले लेते। जी जी तो हमारा सिंपल सा फंडा यही है कि जी। अच्छे लोगों को बुलाया जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए, जी लोगों को घर जी। कर जाए और लोग जी। उससे कुछ सीखे। जी जी यही हमारा मकसद था। नहीं, बहुत सही भैया। आप देखो ना भाई साहब, बुद्ध पुरुष बहुत कम होते हैं, मूर्खों की भीड़ लगी रहती है, सोना थोड़ा मिलता है, कूड़ा कबाड़ बहुत मिलता है। तो व्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप, भाई साहब क्वांटिटी तो मैटर ही नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है भाई साहब। और जो आप काम कर रहे हो, तो ये भाई साहब, ये तो आने वाले 5-7 सालों में पता लगेगा नौजवान को कि ये क्या कार्य आप कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी पहल है भाई साहब, और मैं चाहूंगा, आपसे उम्मीद भी और पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में आप जो है, मैं तो चलो कुछ भी नहीं हूं भैया, पर आपके चैनल के माध्यम से हमारे हिमाचल के वो लोग सामने आएंगे जो एक्चुअल में हकदार है ऐसे मंच के। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी जी, और बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। कैसे इतना समय निकल गया पता ही नहीं लगा। जी जी आप ज़रूर इस एपिसोड को प्यार दें, जैसे आपने पिछले 3 एपिसोड को प्यार दिया है, और आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैप्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। जी प्रणाम।